हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज बच्चों हम आपके लिए फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। यूनिट 2 में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो है आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है इसमें, वो जो शुरुआत होती है आईसी इंजन की, आईसी इंजन से शुरुआत होगी। और आईसी इंजन में जो बेसिक है सबसे पहले वो है हीट इंजन। देखिए हीट इंजन क्या है, सबसे पहले हीट इंजन बताऊंगा मैं आपको बेसिक इसका। देखिए, एन इंजन डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी विच इज यूटिलाइज टू डू यूजफुल वर्क। यानी हीट इंजन वो इंजन है जो कन्वर्ट करता है, किसे कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्यूल की थर्मल एनर्जी में, और उस थर्मल एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे आप पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उन सब की हम क्या करते हैं, उन सब की केमिकल एनर्जी को पहले थर्मल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस थर्मल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। हीट इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी सप्लाइड टू इट इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट इंजन क्या करेगा, आपकी जो थर्मल एनर्जी है उस थर्मल एनर्जी को यूजफुल वर्क या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन बाय बर्निंग द फ्यूल। और हीट एनर्जी सप्लाई होगी, वो कैसे सप्लाई होगी, वो बर्निंग द फ्यूल, फ्यूल को बर्न करने से होगी। अगर टाइप्स की बात करूँ, कितने टाइप्स होते हैं हीट इंजन के, दो टाइप होंगे, एक आईसी इंजन और एक ईसी इंजन। आईसी मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन और ईसी मीन्स एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन की। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है आपका, तो देखिए, इन आईसी इंजन कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। एग्जाम्पल डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन। यानी वो इंजन जिसके अंदर फ्यूल का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर हो, जिसमें आपको कंबस्शन नजर ना आए, सिलेंडर के अंदर जिसका कंबस्शन हो, वो कहलाएगा इंटरनल कंबस्शन इंजन। प्रिंसिपल क्या है देखिए इसका, केमिकल एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और गैस। दिस फ्यूल कंबस्ट इन सिलेंडर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी विद इन द सिस्टम। दिस हीट लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वही एक प्रिंसिपल है कि जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी होगी, उस केमिकल एनर्जी को हम सिलेंडर के अंदर कंबस्ट करेंगे। कंबस्ट करने के बाद आपकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, एडवांटेज की बात करते हैं कि आईसी इंजन के क्या क्या एडवांटेज है। देखिए, पहला एडवांटेज है, दिस टाइप ऑफ हीट इंजन हैज ए लो स्टार्टिंग टाइम। इसका स्टार्टिंग टाइम लो रहेगा, आप आसानी से जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इट टेक्स अप लिटिल स्पेस, ये जो है लिटिल स्पेस कवर करेगा, ज़्यादा स्पेस इसे नहीं चाहिएगा। रेशियो पावर टू वेट इज़ वेरी हाई, यानी इसके वेट के हिसाब से ये ज़्यादा पावर आपको देगा। वेट कम होगा, पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। इट इज़ हाई इफिशियंट, इफिशियंसी इसकी हाई होगी। इनिशियल कॉस्ट लो होगी। डिज़ाइन जो है वो सिंपल और ईजी रहेगा, और कोल्ड कंडीशन में भी आप उसे ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एनर्जी लॉस इज मिनिमल, और आपके जो एनर्जी लॉस होंगे वो कम से कम होंगे। ठीक है ना। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। देखिए, आईसी इंजन के, कैन नॉट बी ऑपरेटेड विद सॉलिड फ्यूल लाइक कोल। इसमें हम किसी भी तरह का सॉलिड फ्यूल यूज नहीं कर सकते, इसमें आप गैस या लिक्विड फ्यूल ही यूज कर सकते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला आदि का यूज हम नहीं कर सकते। हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मूविंग पार्ट्स इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। दे आर नॉट आइडल फॉर ए मेजर अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन। इससे हम बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में पावर जनरेट नहीं कर सकते। ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी यूज लाइक पेट्रोल, गैस और डीजल। इसमें हम नंबर ऑफ लिमिटेड जो है, जैसे पेट्रोल, गैस, डीजल ही यूज कर सकते हैं। इसमें अदर मटेरियल जैसे कैरोसिन हो गया, या आपको और कई तरह की गैस आती है, वो हम सब चीज़ें इसमें यूज नहीं कर सकते। एग्जॉस्ट पोल्यूशन ही जाए, जो एग्जॉस्ट पोल्यूशन होगा वो ज़्यादा, एग्जॉस्ट पोल्यूशन इसमें ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा इससे। और द आईसी इंजन हैव ए लॉट ऑफ मूविंग पार्ट, देयर फॉर इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस। आईसी इंजन के अंदर क्या होता है, मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट आता है देखिए, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। देखिए, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या होगा, कंबस्शन इंजन के बाहर होगा, है ना। देखिए, इन ईसी इंजन कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द वर्किंग सिलेंडर। एग्जाम्पल स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन। यानी इसके अंदर जो आपका कंबस्शन होगा वो इंजन के बाहर होगा। जैसे आपने पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, तो कोयले की ट्रेन में आपको बाहर दिख जाता था कि कोयला कहाँ जल रहा है, जैसे गदर मूवी में आपने देखा होगा, तो उसमें कंबस्शन इंजन के बाहर होता था। ठीक है ना। तो इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है, इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन an external source is used to heat an internal working fluid. Due to the heat, the fluid will expand.
दिस एक्सपेंशन विल जनरेट पावर बाय मूविंग द मैकेनिज्म ऑफ इंजन। यानी इस टाइप के इंजन में क्या होगा, आप एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे हीट के लिए, और आपको बाहर तो उसके अंदर कंबस्शन करना पड़ेगा, और अंदर पाइप के अंदर क्या होगा, एक फ्यूल एक्सपेंड होगा। यानी जैसा पानी होता है, जब पानी को हीट मिलेगी तो पानी स्टीम में बनेगा, और वो स्टीम प्रेशर अप्लाई करेगा, और उसी प्रेशर से आपको मैकेनिकल वर्क मिलेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसके जो एडवांटेज है, देखिए एडवांटेज क्या क्या है। दे प्रोड्यूस लो एग्जॉस्ट पोल्यूशन, लो एग्जॉस्ट पोल्यूशन क्रिएट होगा इससे। हाइट स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा आपको। इसी इंजन से नॉइस कम होती है, आवाज़ कम करता है ये हाई पावर जनरेट कर सकते हैं इससे। ऑलमोस्ट एनी फ्यूल, कोई सा भी फ्यूल यूज कर रहे हो, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो आपको यूज करना हो सब यूज कर सकते हैं। वेरी इकोनॉमिकल एंड कंसेंट्रेबल पावर जनरेशन, यानी जिस हिसाब से ये मेजर अमाउंट पावर की जनरेट करेगा, उस हिसाब से ये आपको इकोनॉमिक ही पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो बर्न वुड एंड यूज सोलर एनर्जी। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। इंजन इमिशन वेरी लो, जो इंजन से इमिशन जनरेट होगा वो बहुत कम होगा। और इसी इंजन क्रिएट लेस ऑपरेशनल नॉइज, जो नॉइज क्रिएट करेगा वो कम करेगा। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे देखिए इसके। इसी इंजन नीड लार्ज स्पेस, एक तो उसे लार्ज स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा होगा द हाई ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ दिस हीट इंजन रिक्वायर मोर केयर एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या होगा देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ओवरऑल टेम्परेचर रहेगा आपका हीट इंजन का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसे मेंटेनेंस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, साइज ऑफ द इंजन इज लार्ज एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि इंजन का साइज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। और वर्किंग टेम्परेचर इंजन वेरी हाई रहेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बाहरी आग लगेगी तो टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए हमें आईसी इंजन पढ़ना है। आईसी इंजन देखिए, आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इग्निशन में देखिए दो आपके इंजन रहेंगे, एक एसआई इंजन और एक सीआई इंजन। एसआई इंजन होता है स्पार्क इग्निशन, यानी ऐसा इंजन जिसके अंदर स्पार्क प्लग से इग्निशन होगा वो ऐसा इंजन कहलाएगा। आपके जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं सब ऐसा इंजन होते हैं। सीआई इंजन देखिए क्या होगा, सीआई होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसमें जो आग लगेगी वो एयर फ्यूल के, जो एयर को कंप्रेस करने के बाद उसका इतना कंप्रेस करेंगे उसे कि उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो उसमें जो आग लगेगी वो कंप्रेशन की वजह से लगेगी, और जितने भी डीजल इंजन है आपके वो सब आपके कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्यूल यूज। इसमें देखिए यानी किस तरह का आप टाइप फ्यूल का टाइप यूज कर रहे हैं। देखिए आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल इंजन होगा, डीजल यूज कर रहे हैं तो डीजल इंजन होगा, गैस यूज कर रहे हैं तो गैस इंजन होगा। और आप अगर आप गैस और डीजल दोनों यूज कर रहे हैं, यानी लिक्विड और गैस दोनों यूज कर रहे हैं, तो वो आपका ड्यूल फ्यूल इंजन कहलाएगा। जैसे देखा होगा आपने गाड़ियों में हम सीएनजी भी यूज कर लेते हैं, डीजल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आता है देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक। नंबर ऑफ स्ट्रोक की देखिए बात दो तरह का होता है, एक 2 स्ट्रोक इंजन, एक 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में आपके 2 ही स्ट्रोक में पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी, और 4 स्ट्रोक इंजन में आपकी जो साइकिल कंप्लीट होगी वो 4 स्ट्रोक में होगी, ठीक है नहीं। और इसमें क्या होगा 2 स्ट्रोक इंजन में, देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में आपका जो है दो स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, यानी आपकी शाफ्ट 360 डिग्री घूमेगी। और 4 स्ट्रोक इंजन में आपकी शाफ्ट जो है एक साइकिल के अंदर 720 डिग्री, यानी 2 रिवॉल्यूशन पूरा करेगी। एक आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। देखिए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम में दो तरह के इंजन होंगे आपके, एक एयर कूलिंग, एक वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग इंजन क्या होगा, एयर कूलिंग इंजन में जो आपका इंजन होगा वो एटमॉस्फेयर की एयर से ही कूल हो जाएगा, उसमें आपको किसी तरह का एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो वाटर कूलिंग इंजन होता है आपका, वाटर कूलिंग इंजन में क्या होगा देखिए, वाटर कूलिंग इंजन में इंजन के ऊपर एक जैकेट बनी हुई होगी, और उस जैकेट में आपका वाटर फ्लो करता रहेगा, ठीक है ना। वो वाटर आपको क्या करेगा, इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, और फिर वो पानी फ्लो करेगा किसमें, कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर में एक फैन लगा हुआ होगा, वो पानी को, उस पानी को ठंडा करेगा, वो पानी फिर दोबारा से जैकेट में इस तरह सर्कुलेट होता रहेगा। तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो बड़े इंजन होते हैं, जो वाटर कूल यूज़ करते हैं, छोटों में एयर कूलिंग से ही काम कर जाता है। जैसे बाइक में और देखा होगा एयर कूल होता है, कार में वाटर कूल होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो इंजन होते हैं देखिए, एक होगा ऑटो साइकिल,
एक होगा डीजल साइकिल, एक होगा ड्यूल साइकिल। आपके जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर काम करते हैं, जो डीजल इंजन है वो डीजल इंजन पर काम करते हैं, और जो हाई स्पीड डीजल इंजन होते हैं वो आपके ड्यूल साइकिल पर काम करते हैं। ड्यूल साइकिल क्या है, वो ऑटो डीजल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड। स्पीड के अकॉर्डिंग देखिए आपको जो इंजन होंगे, एक होगा स्लो स्पीड इंजन, एक होगा आपका मीडियम स्पीड इंजन, और एक होगा आपका हाई स्पीड इंजन, ठीक है ना। तो स्लो स्पीड इंजन में देखिए क्या होगा, स्लो स्पीड इंजन में आपकी जो आरपीएम रहेगी इंजन की वो 400 आरपीएम से नीचे रहेगी, मीडियम में 400 आरपीएम से 900 आरपीएम रहेगी, और हाई स्पीड में 900 आरपीएम से ज़्यादा रहेगी, ठीक है नहीं। आपकी जो शाफ्ट है उसकी जो आरपीएम होंगी वो अगर 400 से कम है तो स्लो, 400 से 900 के बीच में है तो मीडियम, और 9 से ज़्यादा है तो हाई। अब आता है देखिए अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो होगा आपका क्लासिफिकेशन, एक होगा स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी इंजन वो होगा जो एक ही जगह पर रखा रहता है, जैसे जनरेटर हो गया, कुट्टी घास काटने की मशीन होगी, वो एक ही जगह पर रखे रहते हैं, जब वो चलते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी इंजन कहलाएंगे। ऑटोमोटिव इंजन वो होगा जो ऑटोमोबाइल यानी कार, आपकी ट्रक आदि में यूज होगा। मरीन इंजन वो होगा जो पानी के जहाज में यूज होगा। एयरक्राफ्ट इंजन वो होगा जो एरोप्लेन मिसाइल वगैरह में यूज होगा। और लोकोमोटिव इंजन वो होगा जो ट्रेन में यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए बेस्ड ऑन सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर अरेंजमेंट से अगर मैं बात करूँ, पहला इंजन आएगा वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन देखिए इस तरह से होगा, वर्टिकल इंजन को हम इस तरह से सेट करेंगे बाइक के अंदर, जैसे आपकी बाइक में वर्टिकल इंजन ही लगे हुए होते हैं। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल इंजन। हॉरिजॉन्टल इंजन देखिए इस तरह से लगा रहता है, हॉरिजॉन्टल शेप में। पहले कुछ एक स्प्लेंडर बाइक आई थी, स्प्लेंडर बाइक में पहले इसी तरह के इंजन लगे हुए थे। तीसरा आता है देखिए वी टाइप इंजन। वी टाइप इंजन में क्या होगा, देखिए इस तरह की वी शेप होगी, इसके अंदर 2 सिलेंडर 2 पिस्टन होंगे, और नीचे का जो सिस्टम है, ये जो क्रैंक केस जिसे कहते हैं, ये एक ही रहेगा देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पिस्टन 2 सिलेंडर और क्रैंक केस इसका कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर इसे वी शेप में हम 2 सिलेंडर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं वी टाइप इंजन। एक आता है रेडियल इंजन। देखिए रेडियल इंजन में क्या होगा, जब आपको ज़्यादा पावर जनरेट करनी हो तो आप रेडियल इंजन का यूज़ करते हैं। रेडियल इंजन में देखिए क्या होगा, आपका रेडियस में मतलब इस तरह से गोल एक सर्किल के उसमें क्या लगे रहेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर लगे रहेंगे, और वो सब बीच में एक ही क्रैंक से कनेक्ट होगा, ठीक है नहीं। बस थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या रहेगी, दिक्कत ये रहेगी कि इसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग प्रॉब्लम आती है। इट हैव लिटिल बैलेंसिंग प्रॉब्लम, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्रैंक के सिंगल होगा और सिलेंडर आपके रेडियल फॉर्म में लगे हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए अपोज्ड सिलेंडर इंजन। क्या आता है, जो अपोज सिलेंडर इंजन आता है आपका। अपोज सिलेंडर इंजन में क्या होगा, देखो अपोजिट सिलेंडर, यानी यहीं से पता चल रहा है अपोजिट सिलेंडर, जिसके अपोजिट में सिलेंडर लगे हुए हैं। इन दीज इंजन सिलेंडर आर अरेंज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए कॉमन रैंक। यानी क्रैंक तो आपकी कॉमन है, और एक इस साइड में सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ होगा, एक दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में दोनों सिलेंडर पिस्टन आपके लगे हुए होंगे। नेक्स्ट आएगा आपको देखिए अपोजिट पिस्टन। अपोजिट पिस्टन इंजन यानी जिसके अपोजिट में पिस्टन लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर सिलेंडर एक ही है, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में एक पिस्टन इधर से काम कर रहा है, एक इधर से काम कर रहा है। इस पिस्टन का क्रैंक केस अलग है, इस पिस्टन का क्रैंक केस अलग है, यानी सिलेंडर एक है, पिस्टन 2 है, और दोनों पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो उसे कहेंगे अपोजिट पिस्टन इंजन। नेक्स्ट आता है देखिए बेस्ड ऑन लुब्रिकेशन सिस्टम। बेस्ड ऑन लुब्रिकेशन सिस्टम, तो देखिए लुब्रिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। पहला लुब्रिकेशन होगा आपका वेट सम्प लुब्रिकेशन, सेकंड आएगा ड्राई सम्प, थर्ड आएगा प्रेशर लुब्रिकेशन। देखिए वेट सम्प लुब्रिकेशन क्या होता है, जैसे आपने गाड़ी की सर्विस कराते हैं बाइक की, तो वो क्या करता है, वो एक ढक्कन खोलेगा ऊपर से और क्रैंक केस के अंदर क्या डाल देगा, तो जहाँ मूविंग पार्ट है आपके, उन्हीं मूविंग पार्ट में लुब्रिकेशन को डाल देगा। जब वहीं पर आपको लुब्रिकेशन होगा जहाँ पर मूविंग पार्ट है, तो आपको उसे क्या होगा, वो खुद ही उस लुब्रिकेशन का यूज कर लेगा, आपको कोई सेपरेट टैंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसे कहेंगे वेट सम्प लुब्रिकेशन। और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन क्या होगा आपका, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन में हम लुब्रिकेशन को एक अलग टैंक में फिल करेंगे, और जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तब वहीं से उसे सप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो कहलाएगा आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। और प्रेशर लुब्रिकेशन क्या होता है आपका, प्रेशर लुब्रिकेशन में हम एक पंप के द्वारा लुब्रिकेशन को भेजते हैं। अगर हम पंप का यूज कर रहे हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो वो कहलाएगा आपका प्रेशर लुब्रिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर में आप ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह के होंगे, एक सिंगल सिलेंडर इंजन, एक मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन वो होगा आपका जिसमें केवल हम एक ही इंजन यूज करते हैं, जैसे बाइक होती है, बाइक में एक ही
अरेंजमेंट लगा रहता है सिलेंडर का और पिस्टन का, ठीक है नहीं। और मल्टी सिलेंडर इंजन क्या होता है, जैसे कार होती है, कार किसमें होती है, 4 सिलेंडर में, 3 सिलेंडर में, तो इसमें एक सिलेंडर से ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टी सिलेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए कंपोनेंट की, कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के जो कंपोनेंट होंगे देखिए कौन कौन से होंगे, सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील, स्पार्क प्लग, क्रैंक पिन एंड वुडग्योन पिन, इंजेक्टर, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, सक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और कार्बोरेटर। ये सब आपके आईसी इंजन के कंपोनेंट रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक एक करके मैं सब चीज़ें समझाऊंगा आपको इसमें कि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर हेड क्या है, वो सब आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता रहूँगा। तो पहले देखिए, पहले समझेंगे कि सिलेंडर क्या है और सिलेंडर हेड क्या है, सिलेंडर और सिलेंडर हेड क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिलेंडर की बात करते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंजन इनसाइड विच पिस्टन रेसिप्रोकेट टू डेवलप। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आपका सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड हाई प्रेशर अप टू 75 बार एंड टेम्परेचर अप टू 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर भी अगर हो जाएगा तो तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रेशर भी अगर आप 75 बार तक का प्रेशर लगाएंगे तब भी इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड एलो स्टील। ये कास्ट आयरन और एलो स्टील का बना हुआ होता है। और द पिस्टन रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर एंड कंबस्शन टेक प्लेस इन द सिलेंडर। जो पिस्टन होगा वो क्या करेगा, वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा, और कंबस्शन जो होगा वो भी इसी सिलेंडर के अंदर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा सिलेंडर है और ये पिस्टन है आपका जो ये मूव कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा। देखिए ये इस तरह का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सिलेंडर है सारे के सारे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिलेंडर है, ठीक है ना। इस तरह के होते हैं सिलेंडर आपके। अब आता है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, देखिए सिलेंडर हेड क्या होगा, सिलेंडर हेड ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, सिलेंडर से ऊपर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये सब सिलेंडर हेड है आपका। सिलेंडर हेड के ऊपर ही स्पार्क प्लग लगा रहेगा, सिलेंडर हेड के ऊपर ही इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगी हुई। ये स्पार्क प्लग लगा है बीच में, स्पार्क प्लग से हम इग्निशन करते हैं, और इधर से ये इनलेट वाल्व होगी जहाँ से एयर और फ्यूल आपका आता है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व जहाँ से धुआं बाहर निकल जाता है, ठीक है नहीं। तो आप देखिए द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर इज कवर्ड बाय द सिलेंडर हेड ओवर विच इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर एंड माउंट। इस पर इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और आपके स्पार्क प्लग लगे हुए होंगे। एक कॉपर और एस्बेस्टस गैस की प्रोवाइडेड बिटवीन द इंजन सिलेंडर एंड द सिलेंडर हेड टू मेक एन एयर टाइट जोड़। और सिलेंडर हेड को जोड़ने के लिए हम इसके बीच में गैस किट लगाते हैं जिससे कि किसी तरह की कोई लीकेज ना हो, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरह का रहता है आपका, ये सिलेंडर है, इंजन ब्लॉक है, ये बीच में गैस किट लगाएंगे पहले, तब जाके सिलेंडर हेड को इसमें जोड़ेंगे जिससे किसी तरह की लीकेज ना हो। इस तरह का रहता है, देखिए सिलेंडर हेड आपका, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर हेड है ऊपर जो लगेगा, इस तरह का रहता है। अब बात आती है देखिए पिस्टन की, कि पिस्टन क्या होता है। पिस्टन, देखिए पिस्टन क्या होता है आपका, जी आपका जो पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, ये सिलेंडर आपका ऊपर नीचे से चलेगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, पिस्टन कहलाएगा। तो देखिए द पिस्टन इज ए सिलेंड्रिकल पार्ट डैट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द सिलेंडर। पिस्टन क्या है, पिस्टन एक सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज ए बिट लेस देन द बोर ऑफ द सिलेंडर to avoid quick wear of the piston surface. The main function of the piston is to compress the charge and transmit the gas force to connecting rod during the power stroke. जो पिस्टन की जो डायमीटर होगी, पिस्टन की डायमीटर सिलेंडर की डायमीटर से थोड़ी सी कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि अगर हम इसकी डायमीटर को ज़्यादा या बराबर रखेंगे तो वो फिर उसकी वाल से लग के चलेगा सिलेंडर की, जिससे सिलेंडर में टूट फूट भी हो सकती है। थोड़ा सा गैप रख के चलते हैं हम इसके अंदर। और जो मेन फंक्शन है पिस्टन का वो क्या है, वो ये है कि जो इसके अंदर चार्ज है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये उसे कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद उसमें कंबस्शन होगा। कंबस्शन करने के बाद यहाँ से पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो भी पिस्टन के थ्रू ही यहाँ से होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका पिस्टन है, इस तरह का पिस्टन होता है। यहाँ पर देखिए 4 सिलेंडर अगर यूज़ करेंगे तो 4 ही आपके पिस्टन यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका अंदर आता है पिस्टन रिंग। क्या आता है जी,
पिस्टन रिंग। देखिए पिस्टन रिंग आपकी क्या होगी, पिस्टन रिंग क्या होता है, जो पिस्टन होता है पिस्टन के ऊपर की साइड में हम पिस्टन रिंग लगा के रखते हैं। उसका कारण यह है कि जो यहाँ जो कंबस्सन हो रहा है वो कंबस्सन यहाँ से निकल के क्रैंक केस में नीचे ना चला जाए, और जो क्रैंक केस के अंदर लुब्रिकेशन भरा हुआ है वो यहाँ से निकल के यहाँ ऊपर ना चले जाए। तो उस लीकेज को रोकने के लिए हम पिस्टन रिंग यूज करते हैं। तो देखिए पिस्टन रिंग आर प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन टू प्रोवाइड ए गैस टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वाल्व। गैस टाइट सील करने के लिए इसके अंदर सिलेंडर के और क्रैंक केस के हम पिस्टन रिंग का यूज करते हैं। टू टाइप ऑफ रिंग, कंप्रेशन एंड ऑयल रिंग्स। दो तरह की रिंग होगी आपकी, एक कंप्रेशन और एक ऑयल, ठीक है। कंप्रेशन रिंग इज अपर रिंग ऑफ द पिस्टन विच प्रोवाइड एयर टाइट सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द बर्न गैसेज इनटू द लोअर पोर्शन। जो ऊपर वाली रिंग होगी उसे कंप्रेशन रिंग कहेंगे। कंप्रेशन रिंग आपके जो सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होगा उसे नीचे जाने से रोकेगी। और ऑयल रिंग इज लोअर रिंग विच प्रोवाइड इफेक्टिव सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द इंजन सिलेंडर। और जो ऑयल रिंग होगी, जो नीचे वाली रिंग होगी, नीचे वाली रिंग यहाँ से जो लुब्रिकेशन होगा क्रैंक केस में उसे ऊपर जाने से। डायग्राम देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ये सिलेंडर पिस्टन है आपका, पिस्टन के ऊपर देखिए एक रिंग ये लगी हुई है, एक रिंग ये कंप्रेशन रिंग है, ये ऑयल रिंग है आपकी। इस तरह का देखो रिंग होती है जो सिलेंडर के ऊपर हम अटैच करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग रोड। क्या होता है जी, कनेक्टिंग रोड। देखिए कनेक्टिंग रोड क्या होगी, कनेक्टिंग रोड ये है आपकी। कनेक्टिंग रोड का एक सिरा पिस्टन से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा सिरा आपका क्रैंक से जुड़ा होगा। ये क्रैंक है आपकी, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई, ये क्रैंक हो गई, ये कनेक्टिंग रोड हो गई। तो कनेक्टिंग रोड का एक सिरा पिस्टन से, दूसरा क्रैंक से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए इट कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये क्या करेगी कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें चेंज करेगी, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को चेंज करेगी, किसमें, रोटरी मोशन में, सर्कुलर मोशन में। द स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन बाय गुडगियोन पिन। जो कनेक्टिंग रोड का स्मॉलर एंड होगा वो पिस्टन से जुड़ा होगा, उसे गुडगियोन पिन के थ्रू जोड़ेंगे। एंड द बिगर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक पिन। जो बिगर एंड होगा कनेक्टिंग रोड का उसे यहाँ पर हम क्रैंक से जोड़ेंगे, उसे क्रैंक पिन कहेंगे। द स्पेशल स्टील अलॉय और एल्यूमिनियम अलॉय आर यूज टू द मैन्युफैक्चर वो कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेशल स्टील अलॉय का या एल्यूमिनियम अलॉय का। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी कनेक्टिंग रोड है। इसका छोटे वाला सिरा ये पिस्टन से जुड़ा हुआ होगा, और ये बड़े वाला सिरा इसका ये कहाँ से जुड़ा हुआ होगा, ये आपका जुड़ा हुआ होगा क्रैंक से। अब आता है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। क्या आता है, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। देखिए जो नीचे वाला जो आपका ये क्रैंक केस है, क्रैंक केस उसे कहते हैं जिसके अंदर सारे के सारे मूविंग पार्ट मूव कर रहे हैं, लुब्रिकेशन भी आप इसी के अंदर फील करते हैं। क्रैंक केस के अंदर क्या होगा, देखिए कनेक्टिंग रोड से जो आपका मोशन आएगा, कनेक्टिंग रोड रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यहाँ देगा क्रैंक को, और क्रैंक आपकी इस तरह से रोटरी में घूमना शुरू कर देगी। तो इसी अरेंजमेंट की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इट कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। ये क्या करेगी, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगी, किसकी हेल्प से, कनेक्टिंग रोड की हेल्प से। द स्पेशल स्टील अलॉय आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इज द बैकबोन ऑफ द इंजन। आपका जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो बैकबोन होती है, क्योंकि आपका जो साइकिल जो आपकी बाइक चल रही है वो इसी की वजह चलती है, ठीक है। और इसे हम स्पेशल अलॉय स्टील से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और जो आपका ये इसका जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, सबसे मेन काम इसका ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका ये कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड में ये आपकी क्रैंक, ये क्या है, ये है क्रैंक आपकी, ये क्रैंक है जो आपकी इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है नहीं। ये इसके कनेक्टिंग रोड के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसमें, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है देखिए आपको क्रैंक केस। क्या आता है जी, क्रैंक केस। क्रैंक केस देखिए क्या होगा आपका, द इंजन, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड आर हाउस इन द क्रैंक केस। जितने भी आपके मूविंग पार्ट हैं वो सभी की सभी कहाँ रहेंगे, क्रैंक केस में रहेंगे। एंड ऑल्सो सर्व एज सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। और ये जो है क्रैंक केस सम्प की तरह भी काम करेगा। सम्प का मतलब इसके अंदर लुब्रिकेशन भी भरा हुआ होगा जो ये मूविंग पार्ट को प्रोवाइड कराएगा। द ऑयल लेवल इज चेक विद द हेल्प ऑफ एन डिप स्टिक और ऑयल स्टिक।
हम जो ऑयल लेवल है उसे भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक डिप स्टिक होती है जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑयल लेवल को बार बार चेक भी कर सकते हैं कि लुब्रिकेशन कम ज़्यादा तो नहीं। देखिए इस तरह का रहता है आपका क्रैंक केस। ये आपका जो खुला हुआ क्रैंक केस है, जब इसे बंद कर देंगे तो इसके अंदर मोबिलाइज इसी के अंदर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे मूविंग पार्ट इसी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लाई व्हील। देखिए फ्लाई व्हील क्या होता है, आपके सिलेंडर पिस्टन के अंदर जब आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में हमें एक ही स्ट्रोक में पावर मिलती है, 3 स्ट्रोक में पावर नहीं मिलती। उन 3 स्ट्रोक को मूव करने के लिए हमें खुद पावर देनी पड़ती है। तो जब पावर स्ट्रोक आपकी आती है तो पावर स्ट्रोक के दौरान फ्लाई व्हील अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और वही एनर्जी आपकी यूज करते हैं किसमें, उन तीनों स्ट्रोक को पूरा करने में। देखिए यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ही आपका फ्लाई व्हील लगा रहेगा। इट इज ए बिग फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट whose function is to maintain its speed constant. It is done by storing excess energy during the power stroke which is returned during other stroke. पावर स्ट्रोक के दौरान ये एनर्जी सेव कर लेगा और बाकी स्ट्रोक में फिर इसे देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शाफ्ट के ऊपर इस तरह से फ्लाई व्हील लगा हुआ होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। ये शाफ्ट है आपकी और ये इसके ऊपर हैवी फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी एनर्जी का हम यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है स्पार्क प्लग। देखिए स्पार्क प्लग क्या होगा, स्पार्क प्लग डीजल इंजन में यूज होगा, सॉरी पेट्रोल इंजन में। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज होगा। और स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क प्लग पेट्रोल को इग्नाइट करने का काम करेगा। देखिए इट इज यूज टू स्पार्क इग्निशन इंजन, इट इज यूज टू इनिशिएट द स्पार्क फॉर द कंबस्शन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन। इट इज फिटेड ऑन सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड के ऊपर लगा हुआ होगा। और स्पार्क प्लग यूजुअली रिक्वायर वोल्टेज ऑफ 12,000 टू 25,000 वोल्टेज। जो स्पार्क प्लग होगा वो कितनी वोल्टेज क्रिएट करेगा, 12,000 से 25,000 के बीच में, ठीक है ना। ये है इस तरह का होगा। देखिए स्पार्क प्लग आपको नज़र आ रहा होगा, बाइक के ऊपर आपने देखा भी होगा अगर आप बाइक चलाते हैं कि स्पार्क प्लग कैसा होता है, इस तरह का रहता है। नेक्स्ट आपका देखिए इसके अंदर आता है आपका क्रैंक पिन और गुड गियोन पिन, क्रैंक पिन और गुड गियोन पिन। देखिए क्रैंक पिन क्या रहेगी आपकी, आपका जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉलर एंड है वो पिस्टन से जुड़ा हुआ है, वो कहेगी गुड गियोन पिन। और जो बड़ा एंड है वो आपका क्रैंक से जुड़ा हुआ है, वो किसकी तरह थ्रू जुड़ा हुआ है, वो क्रैंक पिन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये है देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो है ये वाली पिन तो कहलाएगी गुड गियोन पिन, और यहाँ जिस पिन से जुड़ा हुआ है क्रैंक शाफ्ट से कहलाएगा क्रैंक पिन। नेक्स्ट आता है आपका इंजेक्टर। देखिए डीजल इंजन में आपका क्या होता है, डीजल इंजन में आप जो यूज़ करते हैं स्पार्क प्लग यूज नहीं करते, इंजेक्टर यूज़ करते हैं। तो इंजेक्टर से क्या होगा, इंजेक्टर आपका यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई देगा फव्वारे की फॉर्म में, ठीक है नहीं। तो देखिए इंजेक्टर इज यूजली यूज इन कंप्रेशन इन इग्निशन इंजन, इट स्प्रे द फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ये क्या करेगा, जब कंप्रेस करेंगे हम किसी भी एयर को तो वहाँ पर ये क्या करेगा, स्प्रे करेगा। स्प्रे करेगा किसे, ये स्प्रे करेगा आपके फ्यूल को, ठीक है। तो इट इज़ फिटेड ऑन सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के ऊपर फिट होगा। इन डीजल इंजन इंजेक्टर इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ स्पार्क। डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर का यूज करेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का इंजेक्टर रहेगा, इसी से ही आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट एंटर करेगा। नेक्स्ट आता है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। देखिए इनलेट वाल्व ये है आपकी, जहाँ से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, ये इनलेट वाल्व है, ये है। और ये एग्जॉस्ट वाल्व है आपकी, और एयर फ्यूल का मिक्सचर इससे आएगा। और डीजल इंजन होगा तो खाली एयर आएगी, ठीक है ना। और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी ये होगी, एग्जॉस्ट वाल्व का आपका धुआं बाहर चला जाएगा। तो देखिए इनलेट वाल्व कंट्रोल द एडमिशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैस आफ्टर डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन। इससे चार्ज अंदर आएगा सक्शन से, और जो धुआं भर जाएगा वो बाहर चला जाएगा इससे, ठीक है। देखिए इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व होगी आपकी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ऊपर जो आपको नज़र आ रही होगी, ये आपकी इनलेट वाल्व है, ये आपकी आउटलेट वाल्व है। अब बात करते हैं देखिए सक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की। सक्शन एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड का मतलब होता है वे, जिस वे से आपका चार्ज आएगा वो सक्शन मैनिफोल्ड कहलाएगा, और जिस वे से आपका धुआं बाहर जाएगा वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। मैनिफोल्ड का मतलब होता है वे, किस वे से आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनलेट वाल्व लगी है और आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये रास्ता कहलाएगा इनलेट इनटेक मैनिफोल्ड या सक्शन मैनिफोल्ड। और ये आपके एग्जॉस्ट वाल्व है, आपका धुआं यहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी ये कहलाएगा आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कार्बोरेटर। क्या आता है, कार्बोरेटर।
देखिए कार्बोरेटर आपका क्या होगा, कार्बोरेटर में क्या होगा, आपका जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर में मिक्स होने के बाद ही सिलेंडर के अंदर एंटर होता है, ठीक है नहीं। तो कार्बोरेटर का क्या काम रहेगा, पेट्रोल और एयर को मिक्स करना। इस तरह का देखिए, इस तरह की शेप रहती है कार्बोरेटर की। यहाँ से एयर आएगी, इधर से फ्यूल आएगा और दोनों के दोनों यहाँ पर मिक्स होने के बाद तब जाके सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। ये आपकी थ्रोटल वाल्व लगी रहती है इस तरह से। थ्रोटल वाल्व क्या होती है, ये एक्सीलेटर के थ्रू काम करती है। जब एक्सीलेटर आप ज़्यादा घुमाएंगे तो थ्रोटल वाल्व आपकी ऐसे हो जाएगी। एक्सीलेटर कम घुमाएंगे तो वो थोड़ी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लगेगी, ठीक है नहीं। जितनी थ्रोटल वाल्व आपकी ओपन रहेगी उतना ही एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर ज़्यादा जाएगा। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी आती है इसकी। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फर्स्ट आता है सिलेंडर बोर। क्या आता है, सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर देखिए क्या होगा, इट इज़ द इनर डायमीटर ऑफ द वर्किंग सिलेंडर। जो आपका सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में पिस्टन मूव कर रहा है, उसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर आपका क्या कहलाएगा, इस तरह का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कहलाएगा सिलेंडर बोर। और यहाँ से सिलेंडर बोर से जैसे डायमीटर डी है तो इसका एरिया हो जाएगा π/4d²। वो एरिया कहलाएगा आपका पिस्टन एरिया। देखिए द एरिया ऑफ सिलेंडर सर्किल, द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर, ठीक है। जो यहाँ से एरिया निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका पिस्टन एरिया। थर्ड आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब देखिए क्या होता है, आपकी जो पिस्टन जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ऊपर किस पोजीशन तक जा रहा है और नीचे किस पोजीशन तक आ रहा है। तो ऊपर से नीचे तक जो मैक्सिमम पोजीशन होगी, जो वो लेंथ की आपकी जो है क्या कर रहा है, लेंथ को ट्रेवल कर रहा है, वो लेंथ आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रोक कहलाएगी। देखिए इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन द सिलेंडर इन वन डायरेक्शन। इट इज़ जनरली ट्वाइस द रेडियस ऑफ द क्रैंक। जनरली ये जो आपकी क्रैंक होती है, क्रैंक की जो रेडियस होती है उसका दुगना होता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं देखिए इसके बाद टॉप डेड सेंटर की। इसकी बात करते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब होता है कि आपका पिस्टन ऊपर जिस पोजीशन तक जा सकता है मैक्सिमम, वो टॉप डेड सेंटर कहलाता है ये। और आपका पिस्टन नीचे जिस पोजीशन तक नीचे जा सकता है वो आपका बॉटम डेड सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉटम डेड सेंटर कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो आपका बॉटम डेड सेंटर होगा ये होगा, ठीक है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल इंजन है तो हॉरिजॉन्टल इंजन में बॉटम डेड इंजन को क्या कहेंगे, आउटर डेड इंजन कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल इंजन है तो उसमें टॉप डेड सेंटर को इनर डेड सेंटर कहेंगे। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखनी है बातें आपको। अब आता है देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए क्या होता है, आपका पिस्टन यहाँ तक मूव कर रहा है। अब सिलेंडर के अंदर ये पोर्शन तो खाली बचा, यानी इतने पोर्शन में आपका पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। तो जितने पोर्शन में आपका पिस्टन मूव नहीं करेगा उतने ही सिलेंडर का एरिया आपका क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए इट इज़ द वॉल्यूम कंटेन इन द सिलेंडर अबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज एट ए TDC, इट इज डिनोटेड बाय VC। यानी जब आपका पिस्टन TDC पे होगा तो उसके ऊपर जितना भी पोर्शन आपका खाली रहेगा उसका वॉल्यूम आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए इट इज़ द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन TDC टू BDC, इट इज डिनोटेड बाय BS। आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा ना, आपका जो पिस्टन है, आपका पिस्टन TDC से लेकर BDC तक जितनी स्ट्रोक लेंथ कवर कर रहा है, उस स्ट्रोक लेंथ का जितना भी वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। अब आप देखिए सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है आपका। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक और पूरा ये स्वेप्ट वॉल्यूम। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो दोनों का जो जोड़ आएगा वो कहलाएगा आपका सिलेंडर वॉल्यूम, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का सम। अब आता है कंप्रेशन रेशियो। देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, आपका कंप्रेशन रेशियो होगा कि टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ये टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपके, उस टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मैं क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वो कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, उन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आपका कंप्रेशन रेशियो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए 4 स्ट्रोक इन पेट्रोल इंजन। कंपोनेंट वाला पार्ट आपका पूरा हो गया। अब बात करेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक है। अब देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपका क्या होता है। देखिए इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। 4 स्ट्रोक में आपकी जो साइकिल होगी वो 2 रिवोल्यूशन में पूरी होगी, यानी आपकी जो शाफ्ट है वो एक बार फिर दूसरी बार 2 बार ऐसे घूम जाएगी, ठीक है नहीं। उसके अंदर 4 डिफरेंट स्ट्रोक होंगे।
ईच स्ट्रोक, देखिए 4 स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक में ईच स्ट्रोक कंसिस्ट 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। एक स्ट्रोक में जो आपकी शाफ्ट घूमेगी वो 180 डिग्री का रोटेशन घूमेगी, ठीक है नहीं। हैंस द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 720 ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन फॉर 1 साइकिल। तो जब एक शाफ्ट एक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूम रही है तो 4 स्ट्रोक में कुछ नहीं घूमेगी, 720 डिग्री। तो देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो आपके स्ट्रोक होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए सक्शन एंड इनलेट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक आपके ये रहेंगे। एक एक के बारे में देखिए समझेंगे कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सभी स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। देखिए पहला जो है आपका सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक का मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है सक कर रहा है, यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, आपकी इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगी और जब इनलेट वाल्व ओपन रहेगी वो तो आज यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है ना। एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर एंटर करेगा। तो जब एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करेगा तो आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा और इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को भर लेगा। इस दौरान आपकी सक्शन वाल्व बंद रहेगी और सक्शन वाल्व ओपन रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी क्लोज रहेगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये बंद रहेगी, ये क्लोज रहेगी। केवल आपका पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा और ऊपर से नीचे जब आएगा तो वो फ्यूल को सक करेगा और इस समय जो एनर्जी मिलेगी पिस्टन को नीचे आने के लिए वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी फ्लाई व्हील से। किससे मिलेगी, फ्लाई व्हील से मिलेगी। तो देखिए दिस स्ट्रोक स्टार्ट व्हेन द पिस्टन इज टीडीसी एंड अबाउट टू मूव टूवर्ड्स बीडीसी। आपका पिस्टन जब टीडीसी पे था तो टीडीसी से वो बीडीसी पर आना शुरू करेगा। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन क्लोज। इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगी। ड्यू टू द लो प्रेशर क्रिएटेड बाय डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन द चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्राउन इनटू द सिलेंडर। क्योंकि जब सक्शन करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर लो हो जाएगा और जब प्रेशर लो होता है तो क्या होता है, आपका जो कोई भी आपका सब्सटेंस होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा और वो सिलेंडर के अंदर क्या होगा, सिलेंडर के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व क्लोज। और जब आपका स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तो इनलेट वाल्व भी आपकी क्लोज हो जाएगी। देखिए की पॉइंट है इसके, इनलेट वाल्व बंद रहेगी, आउटलेट वाल्व इनलेट वाल्व ओपन रहेगी, आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगी और रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री का। देखिए अभी शाफ्ट यहाँ पर है, ठीक है नहीं। अगला जब स्ट्रोक होगा तो शाफ्ट आपकी यहाँ पहुँच जाएगी जब स्ट्रोक आपका ये पूरा होगा। सक्शन के बाद क्या होगा, सक्शन के बाद इसके अंदर फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है, अब उसे कंप्रेस करेंगे। यानी आपका पिस्टन जब टीडीसी बीडीसी पर आ गया, अब वो बीडीसी से फिर टीडीसी की ओर मूव करेगा, ठीक है नहीं। तो ये दूसरा स्ट्रोक होगा, जो कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा हम उसे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। उसे क्या करेंगे भाई, कंप्रेस करेंगे। तो देखिए जब इसमें क्या होगा, पिस्टन मूव अप द सिलेंडर बोर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन आपका बीडीसी से लेकर टीडीसी की ओर आपका मूव करेगा। इनलेट इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व आर बोथ क्लोज, दोनों वाल्व आपकी बंद रहेंगी। इस दौरान पूरे स्ट्रोक में कोई वाल्व नहीं खुलेगी। अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द कंबशन चैम्बर। आपका जो पिस्टन होगा वो पूरा का पूरा उसे क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। और द मूवमेंट ऑफ द फ्लाई व्हील हेल्प द पिस्टन मूव फॉरवर्ड। और जो फ्लाई व्हील का मूवमेंट होगा वो क्या करेगा, फ्लाई व्हील ही इस जो आपकी जो बीडीसी से टीडीसी की और आपका पिस्टन जाएगा वो फ्लाई व्हील की एनर्जी के थ्रू ही जाएगा, ठीक है ना। दोनों स्ट्रोक में, सक्शन में भी और कंप्रेशन में भी, दोनों में हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो फ्लाई व्हील से एनर्जी ले रहे हैं। और जस्ट बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक ए चार्ज इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग एंड कंबस्शन टेक प्लेस। और जैसे ही आपका ये कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने वाला होगा तभी क्या होगा, तभी ये स्पार्क प्लग जो है आपका ये यहाँ से एकदम से स्पार्क क्रिएट कर देगा। स्पार्क जैसे ही क्रिएट होगी और कंबस्शन चैम्बर में इसके आग लगेगी तभी आपका अगला स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगी और इसमें भी 180 डिग्री का रोटेशन होगा और टोटल रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए पहले आपकी ये शाफ्ट यहाँ थी, अब ये घूम के यहाँ आ गई, ठीक है नहीं। ये 180 डिग्री पहले घूमी थी, 180 डिग्री अब ये बाद में घूम जाएगी। तो यानी हर स्ट्रोक में आपकी शाफ्ट 180 डिग्री घूमती रहेगी। अब थर्ड स्ट्रोक है आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। देखिए एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक क्या होगा आपका, स्पार्क प्लग फायर एंड इग्निशन द कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन। यानी जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हुआ उसके अंदर ऐसे ही यहाँ पर कंबस्शन आग लगी। अब जैसे ही इसके अंदर आग लगेगी आपका पिस्टन बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए द इग्निशन कंबस्शन फोर्स द पिस्टन डाउन द सिलेंडर बोर एंड रोटेट द क्रैंकशाफ्ट प्रोपेलिंग द व्हीकल फॉरवर्ड।
और जैसे ही ये नीचे मूव करेगा तो आपकी जो कनेक्टिंग रोड है ये नीचे की तरफ मूव करेगी और ये क्रैंक शाफ्ट को फिर 180 डिग्री बड़ी तेज़ी से घुमाएगी। इसी एनर्जी से आपकी गाड़ी भी चलती है और यही एनर्जी से ही आपका फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है। पिस्टन मूव डाउन टू द सिलेंडर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, आपका पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करेगा और इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व आपकी इसमें भी बंद रहेगी। ये की पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए दोनों वाल्व बंद है और रोटेशन इसके अंदर भी 180 डिग्री का होगा। देखिए पहले शाफ्ट आपकी यहाँ थी, अब वो शाफ्ट घूम के आपकी यहाँ आ गई, ठीक है ना, 180 डिग्री घूम के, और टोटल रोटेशन हो गया आपका 540 डिग्री का। अभी पे की साइकिल चल रही है, पूरे स्ट्रोक नहीं हुए। जब 4 साइकिल हो जाएंगे आपके स्ट्रोक कितने हो जाएंगे, आपके स्ट्रोक हो जाएंगे 4 और रोटेशन हो जाएगा 720 डिग्री का, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये आपका लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे ही आपका कंबस्शन होगा एयर फ्यूल का, तो कंबस्शन के बाद क्या होगा, कंबस्शन के बाद आपका जो है इसके अंदर धुआं ही धुआं भरेगा। उस धुएं को बाहर निकालने के लिए हम इस एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा और मूव करते हुए उस जो आपका कंबस्शन होगा उसे या इसके थ्रू कंप्रेस करके यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। देखिए पिस्टन मूव अप द सिलेंडर फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर। द मोमेंटम क्रिएटेड बाय द पावर स्ट्रोक कीप द क्रैंकशाफ्ट मूविंग एंड द अदर 3 स्ट्रोक गोइंग इन सीक्वेंस। आपका जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो किसके थ्रू क्रिएट होगा, वो आपका पावर स्ट्रोक के थ्रू क्रिएट होगा। बाकी के जो स्ट्रोक हैं उन्हें सबको एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी, फ्लाईव्हील के थ्रू। इसमें देखिए इनटेक वाल्व क्लोज रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी ओपन रहेगी, ठीक है। फर्स्ट फाइनल स्ट्रोक पुश द स्पेंट गैस, जो ये फाइनल स्ट्रोक होता है आपका, ये क्या करेगा, ये जो गैसेज बचेंगी इसके अंदर इन्हें पुश करेगा एंड एग्जॉस्ट आउट ऑफ द सिलेंडर, और उन्हें सिलेंडर के बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद द साइकिल इज नाउ कंप्लीटेड एंड द पिस्टन इज रेडी टू बिगिन द इनटेक स्ट्रोक। अब यहाँ पर साइकिल पूरी हो जाएगी, इसके बाद फिर से आपका जो इनटेक सक्शन स्ट्रोक था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह से आपके पूरे 4 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। की पॉइंट देखिएगा, इनलेट वाल्व क्लोज, आउटलेट वाल्व ओपन, और क्रैंकशाफ्ट के लिए 180 डिग्री का रोटेशन किया और टोटल रोटेशन हो गया आपका 720 डिग्री का। यहाँ पर देख सकते हैं चारों आपको स्ट्रोक नज़र आ रहे होंगे। ये सक्शन स्ट्रोक है, यहाँ थी शाफ्ट, यहाँ से फिर 180 डिग्री घूम के यहाँ आ गई। ये क्या हो गया आपका, ये आउटलेट, ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, ये पावर स्ट्रोक हो गया, फिर 180 डिग्री घूम के इधर आ गई। ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, फिर इधर आ गई। यानी चारों से 180 डिग्री का रोटेशन मिलेगा और टोटल रोटेशन आपको हो जाएगा 720 डिग्री का। अब हम बात करते हैं, देखिए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। देखिए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब होता है कि वो बिल्कुल सेम है जैसे आपका जो है, जैसे आपकी पेट्रोल इंजन की थी। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग है बिल्कुल सारे के सारे वही इसके अंदर स्ट्रोक रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, इसके अंदर एक तो फ्यूल आएगा वो इनलेट वाल्व से नहीं आएगा, फ्यूल आपका इंजेक्टर से आएगा, ठीक है। हम स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर का यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, स्पार्क प्लग की जगह किसका यूज़ करेंगे, इंजेक्टर का यूज़ करेंगे। एक डिफरेंस ये आएगा। दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि इसमें जो एयर, जो इंटेक से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था पेट्रोल में, अब वहाँ से खाली एयर आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्या क्या चेंज रहेगा। तो देखिए द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, The working of 4 stroke diesel engine is similar to 4 stroke petrol engine except the following 2 major point। देखिए 2 मेजर पॉइंट अलग होंगे। In diesel engine the only air is entered during the suction stroke, but in the petrol engine the air fuel mixture entered during the suction stroke। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपके। सक्शन है, इसे यू कर लीजिएगा आप। In diesel engine the fuel is injected by using injector into the cylinder and high pressure and temperature burn the mixture, hence there is no need of spark plug। डीजल इंजन में हम क्या करते हैं, इंजेक्टर के थ्रू डीजल को फव्वारों की फॉर्म में इसमें छोड़ेंगे और हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर उसके अंदर अपने आप ही आग लग जाएगी, ठीक है। उसके अंदर किसी भी तरह का स्पार्क प्लग का यूज नहीं होगा। चारों स्ट्रोक वही है, सक्शन या इनलेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, जो उसमें थे वही इसमें है, बिल्कुल सेम है। अब देखिए मैं थोड़ा सा जो अंतर बताऊंगा, सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे से ऊपर से नीचे मूव करेगा और यहाँ से इनलेट वाल्व जो ओपन रहेगी, यहाँ से केवल आपकी एयर इसके अंदर सक हो जाएगी, एयर इसके अंदर भर जाएगी, ठीक है ना।
वही रहेगा, की पॉइंट आपके वही रहेंगे, इनलेट वाल ओपन रहेगी, आउटलेट वाल क्लोज रहेगी, रोटेशन हो जाएगा 180 डिग्री का, बिल्कुल सेम, की पॉइंट भी बिल्कुल सेम है। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में आपका पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करेगा, और जो इसके अंदर आपने एयर को भरा था, एयर को सक किया था, अब ये उस एयर को क्या करेगा, उस एयर को कंप्रेस करेगा। अब जब आप एयर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही इसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होना होगा, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा आपका, उसी समय इंजेक्टर से फव्वारे की फॉर्म में यहाँ पर डीजल निकलेगा, और जैसे ही डीजल निकलेगा वहाँ से आपका तीसरा स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। की पॉइंट देखिए, की पॉइंट इसके भी वही रहेंगे आपके, इनलेट वाल क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल भी क्लोज रहेगी, और क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री का, टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। अब बात करते हैं, देखिए एक्सपेंशन पावर स्ट्रोक की। थर्ड जो स्ट्रोक होगा, जैसे ही आपका जो है कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होना होगा, इंजेक्टर से फव्वारे की फॉर्म में डीजल आएगा, और डीजल जब एयर के संपर्क में आएगा, उस एयर का पहले ही टेम्परेचर हाई है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही उसके अंदर ऑटोमेटिक आग लगेगी, आपका पिस्टन बड़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे मूव करेगा, इसे कहेंगे पावर स्ट्रोक, और आपकी क्रैंक फिर से 180 डिग्री घूम जाएगी। इसी की एनर्जी से आपकी गाड़ी चल रही है, जो यहाँ से एनर्जी मिल रही है, और यही एनर्जी आपकी फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है, जिससे बाकी के 3 स्ट्रोक हम पूरे करते हैं। इसके की पॉइंट की बात अगर मैं करूँ, तो इसके की पॉइंट भी आपके वही रहेंगे, देखिए इनलेट वाल क्लोज रहेगी, आउटलेट वाल भी क्लोज रहेगी, और जो टोटल आपका रोटेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो टोटल रोटेशन 540 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्ट्रोक पूरे हो गए। और अब आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखिए वही होगा, जो उसके अंदर धुआं बचेगा, उस धुएं को निकालने के लिए आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे, और यहाँ से आपका धुआं बाहर साइलेंसर के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल स्ट्रोक, जो आपका हो जाएगा टोटल स्ट्रोक या टोटल रोटेशन हो जाएगा आपका 720 डिग्री का। चारों स्ट्रोक पूरे हो गए, और इस स्ट्रोक में इनलेट वाल क्लोज रहेगी आपकी, और आउटलेट वाल आपकी ओपन रहेगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका सक्शन स्ट्रोक, ये आपका कंप्रेशन, ये पावर, और ये एग्जॉस्ट, चारों में 180 डिग्री का रोटेशन आपका क्रिएट होगा। अब बात करते हैं, देखिए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। किसकी बात करते हैं जी, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब देखिए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपका क्या होगा, इसे समझिएगा आप। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो होगा आपका, इसमें केवल 2 ही स्ट्रोक रहेंगे। जो प्रोसेस है, प्रोसेस इसके अंदर चारों होंगे, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चारों होंगे, लेकिन स्ट्रोक 2 ही होंगे। आपका जब स्ट्रोक आपका जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस समय सक्शन और कंप्रेशन दोनों होंगे। जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा उस समय पावर और एग्जॉस्ट दोनों होंगे, ठीक है। तो देखिए इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, all event that is suction, compression, power and exhaust are completed in 2 stroke of the piston, that is 1 revolution of the crankshaft। यानी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होगा, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आपके चारों जो स्ट्रोक होंगे, चारों जो प्रोसेस होंगे, वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो 1 रिवोल्यूशन पूरा करेगी। 1 रिवोल्यूशन मतलब, क्योंकि 2 स्ट्रोक है तो 2 स्ट्रोक में 360 डिग्री का रोटेशन होगा आपका, सीधी सी बात है, तो 1 ही रिवोल्यूशन पूरा होगा। देयर इज नो वाल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन। इस इंजन में कोई वाल्व यूज नहीं करते, इसमें पोर्ट यूज होते हैं। पोर्ट का मतलब होता है कि होल कर देते हैं, इंजन के सिलेंडर के अंदर होल कर देंगे, उन्हीं होल से आपका काम चलता रहेगा। और एयर और फ्यूल मिक्सचर मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू होल्स कोल्ड पोर्ट इन द सिलेंडर। उन्हीं होल्स को हम क्या कहेंगे, पोर्ट्स कहेंगे, जिनसे आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा और बाहर जाएगा। देखिए पहला जो स्ट्रोक होता है आपका, पहला स्ट्रोक होता है अप स्ट्रोक। मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। देखिए अप स्ट्रोक में क्या होगा, आपको देखो सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्रैंक केस लगी हुई है, ये कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, ये पिस्टन की देखिए, पिस्टन की शेप आपकी थोड़ी सी ये अलग है, उसमें फ्लैट थी, इसके अंदर थोड़ी सी क्राउन टाइप कर दिया, हैम्प शेप कहते हैं इसे, ठीक है, इस तरह की शेप होगी। यहाँ पर आपका ये जो आपका जो होल है, ये होल कहलाता है एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये जो आपको होल यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है आपका इनलेट पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक इस तरह का लगा रहता है, इसे कहते हैं ट्रांसफर पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट इसमें लगे हैं जो 4 स्ट्रोक से इसे डिफर करते हैं। ऊपर तो वही स्पार्क प्लग इसके अंदर लगा हुआ है। अब देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, पहले जो अप स्ट्रोक में क्या होगा, आपका पिस्टन नीचे, आपका पिस्टन फिलहाल यहाँ था, देखिए यहाँ जहाँ मैं बना रहा हूँ, आपका पिस्टन फिलहाल इस जगह था यहाँ। तो जब आपका पिस्टन यहाँ था तो उस समय ये वाल्व आपकी, ये पोर्ट बंद था, ये वाला पोर्ट आपका
बंद था, और जिस समय आपका पिस्टन यहाँ था उस समय सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ था। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। देखें अभी ये मान के चलें कि ऊपर एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है और आपका पिस्टन यहाँ है। अब जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो ऊपर एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ था उसे कंप्रेस करेगा, और जब उसे कंप्रेस करेगा तो ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट दोनों आपके बंद रहेंगे, और नीचे वाला पोर्ट आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन के मूवमेंट से ही क्लोज या ओपन होता है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से आके क्रैंक केस के अंदर भर जाएगा। ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर की टिक नज़र आ रही है इसके अंदर, ये एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर भर जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए 2 स्ट्रोक में जो ये लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन हम इसके अंदर यूज नहीं करते। इसके अंदर पेट्रोल और लुब्रिकेशन का मिक्सचर ही अंदर आता है। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं 2 स्ट्रोक में तो वो लुब्रिकेशन भी उसमें मिलाता है। तो हाई डेंसिटी का लुब्रिकेशन यहाँ पर इसी में ही वो आपका लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका यहाँ सीधे सिलेंडर के अंदर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, अब आपका जब पिस्टन ऊपर जा रहा था तो वो 2 काम एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि सक्शन, यहाँ से देखिए इनटेक पोर्ट से आपका जो सक्शन है वो यहाँ से आपका फ्यूल अंदर आ रहा है, ये तो सक्शन हो गया। और दूसरा हो गया कंप्रेशन, जब आपका पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर फ्यूल को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद यहाँ से आग लगेगी, यहाँ से ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद आपका डाउन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। डाउन स्ट्रोक का मतलब आपका पिस्टन तेज़ी से नीचे आएगा। जब आपका पिस्टन तेज़ी से नीचे आएगा तो ये वाला पोर्ट ओपन हो जाएगा, ये वाला भी ओपन हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पिस्टन नीचे मूव करेगा तो इसके क्रैंक केस के अंदर तो पहले ही ऑलरेडी फ्यूल एयर का मिक्सचर भरा हुआ था, तो ये उसे भी कंप्रेस करेगा ना, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा उस पर। तो वो प्रेशर की वजह से यहाँ से निकलकर यहाँ ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर भर जाएगा, ठीक है नहीं। और जब वो सिलेंडर के अंदर भरेगा तो अभी क्या हुआ था, पावर स्ट्रोक मिला था, हमें आग लगी थी इसके अंदर, तो आग लगने के बाद धुआं बचेगा। तो ये स्ट्रोक, ये जो है आपका, ये सिलेंडर की जो शेप ऐसे रहती है, ये पहले सिलेंडर के पास यहाँ जाएगा, फिर सिलेंडर की शेप ऐसे होने से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो गैस होंगी, ये गैस पे प्रेशर अप्लाई करेगा और आपकी गैस यहाँ से निकल के बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रोक हुए आपके। स्ट्रोक कौन कौन से हुए, एक तो आपको पावर मिली, दूसरा आपका धुआं भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से आपका सक्शन और कंप्रेशन होगा एक स्ट्रोक में, यहाँ आपका पावर और एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए अप स्ट्रोक, जो आपका अपवर्ड स्ट्रोक होगा, अपवर्ड स्ट्रोक में देखिए क्या होगा, आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों होंगे आपके। देखिए व्हेन द पिस्टन मूव अपवर्ड इट कवर टू ऑफ द पोर्ट। जब आपका पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो 2 पोर्ट कवर कर लेगा। ये कौन कौन से, एक एग्जॉस्ट पोर्ट और एक ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट, विच आर नॉर्मली ऑलमोस्ट अपोजिट टू द अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। दिस ट्रैप ऑफ चार्ज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रा ऑलरेडी इनटू द सिलेंडर। और इस समय मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी भरा हुआ है। फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज एंड ऑल्सो अनकवर द सक्शन पोर्ट। जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो चार्ज को कंप्रेस करेगा और नीचे से आपका सक्शन स्ट्रोक, सक्शन पोर्ट या इनटेक पोर्ट ओपन हो जाएगा। नाउ फ्रेश मिक्सचर इज ड्रॉ थ्रू द पोर्ट इनटू द क्रैंक। और आपका मिक्सचर जो है वो किसके थ्रू, वो आपका सक्शन पोर्ट के थ्रू नीचे की तरफ क्रैंक केस में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो देखिए जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द मिक्सचर ऑफ द सिलेंडर इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग, दस ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक आज कंप्लीट, ठीक है ना। ये देखिएगा जब डाउन स्ट्रोक होगा आपका, डाउन स्ट्रोक के बाद इसके अंदर ये फ्यूल भर जाएगा, इसी के बाद यहाँ से फिर अप स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि एयर फ्यूल का मिक्सचर मान के चलो कि इसके अंदर भरा हुआ है, वो इसके बाद शुरू हो जाता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक फील हो जाता है। सेकेंड स्ट्रोक आपका रहेगा, देखिए डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होगा, देखो जैसे पावर और एग्जॉस्ट दोनों स्ट्रोक इसमें एक साथ होंगे। देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल राइज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस विच फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउनवर्ड द सिलेंडर। इसके अंदर क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा ज़्यादा हो जाएगा और आपका पिस्टन तेज़ी से नीचे मूव करेगा। तो देखिए व्हेन द पिस्टन मूव डाउन इट क्लोज द सक्शन पोर्ट। जब आपका पिस्टन मूव नीचे जाएगा वो सक्शन पोर्ट को बंद कर देगा और ट्रैपिंग द फ्रेश चार्ज इनटू द क्रैंकेज ड्यूरिंग द प्रीवियस अपवर्ड स्ट्रोक। और आपका जो आपका जो चार्ज नीचे क्रैंकेज में फील हो गया था वो आपका इनटेक पोर्ट के थ्रू ऊपर सिलेंडर में आ जाएगा। तो देखिए फर्दर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड द ट्रांसपोर्ट पोर्ट। जब आपका पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा तो वो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट दोनों को ओपन कर देगा और नाउ फ्रेश चार्ज इन द क्रैंकेज मूव इन द सिलेंडर थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट
ड्राइविंग आउट बर्न गैस थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, तो आपको जो फ्रेश चार्ज होगा वो क्रैंक केस के थ्रू क्या होगा, वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, नहीं क्रैंक केस से आपका सिलेंडर के थ्रू एंटर करेगा और बर्न गैस आपके एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। स्पेशल शेप पिस्टन क्राउन डिफ्लेक्ट द इनकमिंग मिक्सचर अप अराउंड द सिलेंडर सो दैट इट कैन हेल्प इन ड्राइविंग आउट द एग्जॉस्ट पोर्ट। जो आपकी स्पेशल शेप होगी, आपकी देखी होगी आपने पिस्टन की जो स्पेशल शेप बनी हुई है वो इसलिए बनी रहती है ताकि वो क्या करे, वो एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर निकाल सके। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन पावर एंड एग्जॉस्ट इवेंट आर कंप्लीटेड। और डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद आपका ये पूरा का पूरा इवेंट कंप्लीट हो जाता है। देखिए दोनों स्ट्रोक आपके पूरे हो जाएंगे, इस तरह से समझ में आ गए होंगे आपके। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। SI और CI इंजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं देखिए। SI इंजन भी कह सकते हैं, पेट्रोल इंजन भी कह सकते हैं। SI पेट्रोल लेके होता है क्योंकि स्पार्क इग्निशन पेट्रोल में होता है और कंप्रेशन इग्निशन डीजल में होता है, तो किसी भी नाम से आ सकता है आपका। तो देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है, दीज इंजन्स वर्क ऑन द ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है और डीजल इंजन आपका डीजल साइकिल पर काम करता है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा क्या है कि पेट्रोल इंजन में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा वो कार्बोरेटर के थ्रू आएगा और इसमें क्या होगा, द फ्यूल इज मिक्स विद एयर इनसाइड द सिलेंडर। इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर ही बनेगा क्योंकि एयर अलग से आएगी और आपका जो फ्यूल है वो अलग से आएगा। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग वे से आएंगे। नेक्स्ट है फ्यूल इज इग्नाइटेड विद एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। स्पार्क इग्निशन में हम जो फ्यूल यूज करेंगे वो इग्निशन वाला यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके अंदर आपका जो फ्यूल होगा वो स्पार्क प्लग से इग्निशन होगा उसके अंदर। और डीजल इंजन में क्या होगा, इग्निशन इज अचीव विद द हेल्प ऑफ द हॉट कंप्रेस एयर। इसके अंदर जो इग्निशन होगा वो कंप्रेस एयर या हॉट एयर से होगा। उसमें जो होगी, जो आग लगेगी वो आपकी हॉट एयर से लगेगी। ठीक है, नहीं हम कंप्रेस करेंगे एयर को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी से आपका इग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट है लो कंप्रेशन रेशियो। ये पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो लो होता है, अगर हम इसमें कम भी कंप्रेस करेंगे फ्यूल एयर के मिक्सचर को तब भी उसके अंदर आसानी से आग लग जाएगी क्योंकि उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं है, डीजल में आपका हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिएगा। आप जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी उसके अंदर आग लग पाएगी। नेक्स्ट है देखिए लो इनिशियल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पेट्रोल इंजन की कॉस्ट भी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो भी लो होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होगी। और डीजल इंजन में क्या होगा देखिए, इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई रहेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी हाई रहेगी। ठीक है, आपको जो है स्विफ्ट गाड़ी देख लो, स्विफ्ट गाड़ी कोई भी किसी भी गाड़ी का वर्जन ले लो, पेट्रोल वाला सस्ता मिलेगा, डीजल वाला महंगा मिलेगा। पेट्रोल गाड़ी में देखिए, पेट्रोल की जो गाड़ी होगी उसमें हाई फ्यूल कंजप्शन होगा, वो कम एवरेज देगी, और डीजल की गाड़ी ज़्यादा एवरेज देगी, उसका लो फ्यूल कंजप्शन होगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन आप जो है मोटरसाइकिल कार वगैरह में यूज़ करते हैं छोटे वाहनों में, और जो बड़े वाहन होते हैं, जो हैवी वाहन होते हैं आपके जैसे ट्रक है, बस है, उसमें आप डीजल इंजन यूज़ करेंगे। पेट्रोल इंजन जो है हाईली वोलेटाइल फ्यूल यूज कर होता है पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में हाईली वोलेटाइल फ्यूल यूज नहीं होता। हाईली वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो हवा में उड़ जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, पेट्रोल की बोतल को भी खोल के रख दो और डीजल की बोतल को भी खोल के रख दो, तो आप देखेंगे पेट्रोल उसमें धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वो एयर में वेपराइज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाएगा, लेकिन डीजल वेपराइज इतना नहीं होगा। तो ये पेट्रोल आपका हाईली वोलेटाइल होता है और डीजल आपका हाईली वोलेटाइल नहीं होता, उसकी वो कम वोलेटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है पेट्रोल इंजन इज लाइट इन वेट। पेट्रोल इंजन का वेट लाइट रहेगा और डीजल इंजन का वेट हैवी रहेगा। ठीक है, और ये पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ पावर। पेट्रोल इंजन से आप पावर को, जो आपको पावर मिलेगी वो लेस मिलेगी, कम मिलेगी, और डीजल इंजन से जो पावर मिलेगी वो आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट पेट्रोल इंजन ड्यू टू स्लो कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो के लो होने की वजह से आप आसानी से पेट्रोल इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डीजल इंजन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहता है। शुरुआत में जब आप उसे स्टार्ट करेंगे तो डीजल इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है ये पेट्रोल इंजन इज ए हाई स्पीड इंजन। जो पेट्रोल इंजन है आपका वो हाई स्पीड इंजन होता है, उससे आप हाई स्पीड गेन कर सकते हैं, और डीजल इंजन आपका लो स्पीड होता है, उससे आप ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको देखिए, पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन। पेट्रोल इंजन से आपकी नॉइस और वाइब्रेशन कम जनरेट होगा, और डीजल इंजन में नॉइस और वाइब्रेशन ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और पेट्रोल इंजन इमिट रिलेटिवली लेस पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, लेट पोल्यूशन। पेट्रोल इंजन से जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा, डीजल इंजन से पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस टॉर्क। पेट्रोल इंजन से टॉर्क कम टॉर्क मिलेगा,
और डीजल इंजन से टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क का मतलब होता है जो शाफ्ट आपकी पावर को ट्रांसफ़र करती है इंजन से व्हील में, उस शाफ्ट का टॉर्क। पेट्रोल इंजन से कम टॉर्क होगा, डीजल इंजन से ज़्यादा टॉर्क होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या डिफरेंस है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 स्ट्रोक में आपको पता है 4 स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होते हैं, इतना तो पता ही है आपको। तो पहला जो डिफरेंस है देखिए, इट हैज़ 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग वन पावर स्ट्रोक। ये जब इसकी एक पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी, क्योंकि 4 स्ट्रोक है, तो 4 स्ट्रोक में आपकी शाफ्ट 2 रिवोल्यूशन पूरा कर लेगी। और 2 स्ट्रोक में देखिए क्या होगा, इट हैज़ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग वन पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो गाड़ी होगी उसका एक ही पावर स्ट्रोक पूरा करेगी, एक ही मतलब एक पावर 2 पावर स्ट्रोक जो आपका जो आपके 2 स्ट्रोक होंगे, उन 2 स्ट्रोक में आपकी क्रैंकशाफ्ट एक बार ही घूमेगी। तो 4 स्ट्रोक में आपकी क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगी 720 डिग्री, 2 स्ट्रोक में आपकी क्रैंकशाफ्ट एक बार घूमेगी 360 डिग्री। और 4 स्ट्रोक इंजन का जो टॉर्क होगा वो लेस होगा, और 2 स्ट्रोक इंजन से टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और 4 स्ट्रोक इंजन में हम क्या यूज़ करते हैं, वाल्व यूज़ करते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, और इसमें वाल्व की जगह पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और 4 स्ट्रोक इंजन में लेस स्मोक जनरेट होगा और इफिशिएंसी ज़्यादा होगी। 2 स्ट्रोक इंजन में स्मोक ज़्यादा जनरेट होगा और इफिशिएंसी कम होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में रिक्वायर लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वो कम चाहिएगा हमें, और 2 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, वो फ्यूल में मिक्स करके ही डाला जाता है 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में अलग से डाला जाता है। लेस वियर एंड टियर, 4 स्ट्रोक में टूट फूट कम होगी, और 2 स्ट्रोक में मोर वियर एंड टियर में टूट फूट ज़्यादा रहेगी। इंजन आर एक्सपेंसिव ड्यू टू लुब्रिकेशन एंड वाल्व आर टफ टू मैन्युफैक्चर। इंजन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, 4 स्ट्रोक इंजन एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि इसके अंदर वाल्व लगी रहती हैं, वाल्व को गवर्न करना, उन्हें ऑपरेट करना, और दूसरा इसके अंदर जो लुब्रिकेशन का सिस्टम है वो भी अलग बना हुआ होता है, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और 2 स्ट्रोक इंजन क्या है कि इंजन आर चीपर एंड आर सिंपल टू मैन्युफैक्चर। 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, आपका सस्ता रहता है, चीपर रहता है, और उसे मैन्युफैक्चरिंग करना भी सिंपल रहता है। द वेट ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन इज हैवी। जो 4 स्ट्रोक इंजन रहता है उसका वेट ज़्यादा रहता है, और जो 2 स्ट्रोक इंजन रहता है उसका वेट कम रहता है। नेक्स्ट है इसका देखिए डिफरेंस, द 4 स्ट्रोक इंजन टेक मोर स्पेस। 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा स्पेस कवर करता है, और 2 स्ट्रोक इंजन कम स्पेस कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा रहेगा साइज में, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक साइज में कम रहेगा। 4 स्ट्रोक इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 स्ट्रोक को एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो बड़े फ्लाई व्हील की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। और अगर मैं 2 स्ट्रोक की बात करूँ, दीज इंजन यूटिलाइज ए लाइटर फ्लाई व्हील। इसके अंदर आपका छोटा फ्लाई व्हील भी काम कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्ट्रोक आपको फ्लाई व्हील की एनर्जी से करना होता है। इंजन कैन भी वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो वाटर कूल्ड भी हो सकता है, एयर कूल्ड भी हो सकता है। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है यूजुअली इट इज एन एयर कूल्ड इंजन, ये एयर कूल्ड ही रहते हैं। और वाटर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन आर रेयर, बहुत ही कम आपको वाटर कूल्ड के इंजन 2 स्ट्रोक में मिलेंगे। लेस है, नेक्स्ट है लेस फ्यूल कंजप्शन एंड एयर फ्यूल मिक्सचर आज कम्प्लीटली बर्न। आपका जो फ्यूल का जो कंजप्शन होगा वो कम होगा, और एयर फ्यूल का मिक्सचर कम्प्लीटली इसके अंदर बर्न हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूल इसमें क्या होगा, फ्यूल कंबस्शन इज हायर, इसमें फ्यूल कंबस्शन ज़्यादा होगा, और कुछ अनबर्न फ्यूल आपका डायरेक्ट ही एग्जॉस्ट में निकल जाएगा बिना जले, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इट क्रिएट लेस टॉर्क। 4 स्ट्रोक से हम लेस टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं, और 2 स्ट्रोक से हाई टॉर्क हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंजन डिज़ाइन इज कॉम्प्लिकेटेड टू टू वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म की वजह से आपका जो इंजन का डिज़ाइन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और यहाँ पर जो 2 स्ट्रोक रहेगा इसमें इंजन डिज़ाइन इज सिंपल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाल्व मैकेनिज्म। इसके अंदर वाल्व मैकेनिज्म नहीं होती, तो इसे डिज़ाइन करना बड़ा सिंपल है। 4 स्ट्रोक इंजन में देखिए कॉम्प्लिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम रहेगा, और इसमें सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुझे 4 स्ट्रोक में तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, 2 स्ट्रोक में कोई झंझट ही नहीं है। उसमें तो जब भी आप डीजल पेट्रोल डलवाओ तो भी 10 रुपये का लुब्रिकेशन डलवा लो, ठीक है ना, ये होता है। 4 स्ट्रोक जो यूज़ होता है वो कार बस ट्रक में यूज़ होता है, और 2 स्ट्रोक जो यूज़ होता था वो मोपेड स्कूटर मोटरसाइकिल में ही यूज़ होता था, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग क्या आता है, स्क्वेंजिंग। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में जब आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो वो किस पर,
वो आपका जो उसके अंदर गैस बचती है, बर्न गैस बचती है, उन पर प्रेशर लगाता है और वो उन्हें एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर का रास्ता दिखाता है। ऐसे ही होता है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर रहा है और साथ ही साथ आपकी बर्न गैसेज बाहर निकल रही है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका स्क्वेंजिंग। ठीक है, देखिए स्क्वेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द सिलेंडर आफ्टर कंबस्शन एंड रिफिल द सिलेंडर विद फ्रेश एयर। ठीक है भाई, स्क्वेंजिंग कौन सा प्रोसेस है जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालेगा और सिलेंडर को दोबारा से फ्रेश एयर से या एयर फिल के मिक्सचर से फिल करेगा। स्क्वेंजिंग इन टू स्ट्रोक इंजन इज परफॉर्म मेनली बाय वन ऑफ द थ्री मेथड। 3 मेथड होते हैं इसके, इन 3 मेथड में से किसी न किसी एक का भी यूज करते हैं। पहला होगा क्रॉस स्क्वेंजिंग, दूसरा होगा लूप स्क्वेंजिंग और थर्ड होगा आपका यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग की। क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग में क्या होगा, क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग में जो आपका इनटेक पोर्ट होगा और जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है नहीं, तो देखिए द क्रॉस फ्लो टाइप स्क्वेंजिंग हैज एन इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट दैट आर लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ईच अदर। द डिफ्लेक्टर पिस्टन, हम शेप पिस्टन यूज इन द टाइप ऑफ स्क्वेंजिंग। इस पिस्टन में जो हम पिस्टन यूज करेंगे उसकी शेप ऐसी रहेगी। ठीक है नहीं, आपका फ्यूल यहाँ से आएगा, यहाँ से आके वो इस ये पिस्टन से ऊपर की ओर धकेल देगा और जब ऊपर की ओर धकेलेगा तो ये जो है ये आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न गैसेज होगी उन पर प्रेशर लगाएगा और उन्हें बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, इस तरह से काम करेगा ये। देखिए व्हेन द चार्ज एंटर द इनटू द इंजन फ्रॉम द इनटेक पोर्ट ड्यू टू द हम्प शेप ऑफ पिस्टन, दिस इनकमिंग चार्ज मूव अपवर्ड एंड पुश द अपर बर्न गैस। जब आपका पिस्टन यहाँ से क्या करेगा, एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद वो जो पिस्टन की जो शेप होगी ऐसे ऊपर की ओर मूव करने के लिए क्या करेगी, ऊपर की ओर मूव करेगी। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा एयर फ्यूल का मिक्सचर तो ये पुश करेगा बर्न गैसेस को और बाहर निकाल देगा टू द डाउनवर्ड एंड देन दिस गोज आउटवर्ड थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। आपकी ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा वो एयर जो बर्न गैसेज होंगी ना नीचे की ओर पुश करेगा और वो जब नीचे की ओर पुश होंगी तो वो यहाँ से निकल के बाहर चली जाएगी। दिस मेथड ऑफ स्क्वेंजिंग परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द लो स्पीड ऑफ द इंजन while bad स्क्वेंजिंग obtain at high speed of the engine at full throttle time। ये जो आपका प्रोसेस है क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग, ये जो लो स्पीड इंजन होंगे आप उसी में यूज करेंगे। अगर आप इसका हाई स्पीड इंजन में यूज करने लगेंगे तो वहाँ से स्क्वेंजिंग आपकी सही नहीं होगी। आपका जो है जितना भी वो होगा आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो जो है वो अनबर्न भी, मतलब वो उसकी बर्न गैसेज के साथ भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरी स्क्वेंजिंग आती है आपकी वो आती है लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग। देखिए लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग में क्या होगा, इसमें दोनों पोर्ट आपके एक साइड में बने हुए होंगे, दोनों पोर्ट आपके एक साइड में बने होंगे, इनटेक पोर्ट भी और एग्जॉस्ट पोर्ट भी। देखिए इन दिस स्क्वेंजिंग मेथड द इनटेक पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर लोकेटेड एट द सेम साइड इन द इंजन। दोनों सेम साइड में होंगे। इन दिस मेथड द साइज ऑफ द इनटेक पोर्ट इज ए लार्ज साइज। जो इनटेक पोर्ट का साइज होगा वो बड़ा होगा। एंटर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू आपकी लार्ज अमाउंट चार्ज की ज़्यादा अमाउंट इससे अंदर जाएगी क्योंकि इसका साइज आपका बड़ा रहेगा। एंड द साइज ऑफ एग्जॉस्ट पोर्ट दिस स्मॉल इंक्रीज वेलोसिटी टू फ्लो बर्न गैस क्विकली। और जो साइज रहेगा एग्जॉस्ट पोर्ट का वो स्मॉल रहेगा जिससे कि आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, किसकी, जो आपकी बर्न गैसेज होंगी वो हाई वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए व्हेन द फ्रेश चार्ज एंटर फ्रॉम द इनटेक पोर्ट द फ्रेश चार्ज हैज ए स्पाइरल मोशन एज लाइक ए लूप। जब आपका फ्रेश चार्ज जो होगा वो एंटर करेगा तो वो एंटर इस तरह से जाएगा उसके अंदर, इस तरह से जाएगा। ठीक है, दिस चार्ज मूव अपवर्ड एंड पुश बैक द बर्न गैसेज। ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऊपर की तरफ मूव करके ये पुश करेंगे, किसे पुश करेंगे, ये बर्न गैसेज को पुश करेंगे। हैंस इन सच ए वे दिस बर्न गैसेज फॉलो आउट टू द सिलेंडर। और ये इसका क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो हाई वेलोसिटी से आपके ये बर्न गैसेज बाहर निकल जाएंगे। दिस मेथड ऑफ स्क्वेंजिंग परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द हाई स्पीड ऑफ द इंजन और एट फुल थ्रोटल टाइम वाइल बैड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन एट द लो स्पीड ऑफ द इंजन। ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस हम जब यूज़ करते हैं जब आप हाई स्पीड इंजन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लो स्पीड इंजन में इसका यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट आपका आता है वो आता है यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। क्या आता है, यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। अब देखिए यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग आपका क्या होता है। यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग में देखिए आपका क्या होगा, यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग में इन दिस स्क्वेंजिंग मेथड 1 और 2 स्पोर्ट आर लोकेटेड एट द साइड ऑफ द सिलेंडर। इसमें क्या होगा, इसमें आपके दो पोर्ट, आपके जो दो पोर्ट होंगे
दो पोर्ट होंगे इसके अंदर सक्शन के, यानी जहाँ से आपका फ्यूल एंटर करेगा, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। एंड द एग्जॉस्ट पोर्ट इज लोकेटेड एट द सिलेंडर, जो एग्जॉस्ट पोर्ट होगा वो सिलेंडर हेड यानी ऊपर की तरफ लगा हुआ होगा। तो व्हेन द चार्ज एंटर फ्रॉम द बोथ साइड इनटेक पोर्ट द चार्ज फ्लो अपवर्ड एंड आफ्टर द कंबस्शन द बर्न गैसेज गो आउट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो ये पूरा का पूरा चार्ज जब यहाँ से एंटर करेगा तो बर्न गैसेज पर ये ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा और आपकी गैसेज ऊपर की ओर इसके पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए लेस एयर लॉस अकर एंड हैज लोअर फ्यूल कंजप्शन हैंस गिव बेटर इंजन एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द थर्मल। इससे क्या होगा, केवल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो आपका सिलेंडर के अंदर रहेगा और एक आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर इन गैसेज के थ्रू बाहर नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें आपको एफिशिएंसी अच्छी खासी मिलेगी और गुड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द लो स्पीड एंड द हाई स्पीड यूजिंग द यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग मेथड। ये लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों में ही आपकी अच्छी स्क्वेंजिंग करेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं आएगी। और द यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग कॉमनली यूज इन लार्ज साइज टू स्ट्रोक इंजन सच एज टू स्ट्रोक इंजन यूज इन बिग मरीन शिप। आप जहाँ लार्ज साइज का टू स्ट्रोक इंजन यूज करेंगे, जैसे पानी के जहाज में बड़े बड़े इंजन यूज करते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इस स्क्वेंजिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये आइस इंजन वाला पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया आपका। अब आपका जो पार्ट शुरू होता है वो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे व्हीकल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए ईवी इज डिफाइंड एज ए व्हीकल दैट कैन बी पावर बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। ईवी एक इस तरह का व्हीकल है जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, डेट गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए बैटरी एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। और जो आपको मोटर को जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी, और उस बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ए व्हीकल डेट यूज वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपल्शन। जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा उसमें हम जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेंगे वो एक मोटर भी यूज कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। देखिए देयर इज ए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल विच मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कम्बस्शन इंजन। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही एक आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। उस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ आईसी इंजन का यूज भी कर सकते हैं। टाइप्स की बात करूँ कि कितने तरह के आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, 4 तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे आपके। एक होगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक होगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक होगा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक एक के बारे में देखिए समझाते हैं आपको। सबसे पहला आता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए ऐसा व्हीकल जो बैटरी से ऑपरेट हो रहा हो, सीधी सी बात है। तो देखिए BEV आर आल्सो नोन एज ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसे ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजिंग BEV टेक्नोलॉजी रन एंटायरली ऑन ए बैटरी पावर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, यानी पूरे के पूरी इसमें जो पावर मिलेगी वो केवल और केवल बैटरी से ही मिलेगी। द इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ड्राइव द व्हीकल इज स्टोर इन ए लार्ज बैटरी पैक विच कैन बी चार्ज बाई प्लगिंग इन टू द इलेक्ट्रिसिटी रिले। इसके अंदर जो आपकी जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो बैटरी की फॉर्म में रहेगी, और उस एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी से दोबारा से आप चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें एक प्लग लगा रहेगा, आप इसे एक्सटर्नली आराम से चार्ज कर सकते हैं। द चार्ज बैटरी पैक देन प्रोवाइड पावर टू वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर टू रन द इलेक्ट्रिक कार। जो आपकी बैटरी होंगी वो आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए होंगे, एक मोटर या एक से ज़्यादा मोटर जो लगी हुई होंगी, आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, पावर प्रोवाइड करा सकते हैं। दे डू नॉट हैव पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इसके अंदर किसी भी तरह का पेट्रोल और डीजल इंजन नहीं होगा। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। देखिए ये मोटर लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी है, बैटरी मोटर को यहाँ पर एनर्जी देगी, ठीक है नहीं। कुछ एनर्जी इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से हमारी गाड़ी तो मूव नहीं करती, लेकिन मोटर हमारी स्टार्ट रहती है। तो उस समय मोटर की जो एनर्जी रहती है वो ऑटोमेटिक बैटरी के अंदर दोबारा से रिस्टोर हो जाती है, उसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। और साथ ही साथ इस बैटरी को हम एक्सटर्नल प्लग के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा टाइप आता है वो होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा, आपको जो एनर्जी मिलेगी वो बैटरी से भी मिलेगी और आपका जो आईसी इंजन होगा उससे भी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए HEV हैव आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलेंगे आपको। द इंजन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूल एंड द मोटर
गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी। जो इंजन होगा, जो आईसी इंजन होगा, उसे एनर्जी मिलेगी फ्यूल से, और जो आपका मोटर होगा उसे एनर्जी मिलेगी बैटरी से। दोनों काम इसमें एक साथ चलेंगे। द ट्रांसमिशन इज रोटेटेड बाय बोथ आईसी इंजन इलेक्ट्रिक मोटर। जो आपका ट्रांसमिशन, जो आपके व्हील रोटेट करेंगे, वो आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से ही रोटेट कर सकते हैं। एट स्टार्ट HEV यूज इलेक्ट्रिक मोटर एंड द लोड और स्पीड इंक्रीज द आईसी इंजन कम इनटू द ऑपरेशन। जब आप अपनी गाड़ी को कम स्पीड पर दौड़ाएंगे या शुरू में स्टार्ट करेंगे, कम स्पीड पर चलाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होगी। जैसे जैसे उसकी स्पीड या लोड बढ़ेगा तो वो आईसी इंजन पर शिफ्ट हो जाएगी। द बैटरी गेट रिचार्ज थ्रू आइदर द पावर फ्रॉम द इंजन और बाई रिजनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन इसके अंदर जो बैटरी चार्ज होगी, वो बैटरी आप एक्सटर्नली सोर्स से चार्ज नहीं कर सकते। या तो वो आईसी इंजन की पावर से चार्ज होगी, उसमें अल्टरनेटर लगा हुआ होगा, या रिजनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज होगी। देखिए यहाँ पर ये आईसी इंजन लगा हुआ है, आईसी इंजन को जो एनर्जी मिल रही है वो फ्यूल टैंक से मिल रही है। ये मोटर लगा हुआ है, मोटर को जो एनर्जी मिल रही है वो बैटरी से मिल रही है। अब इसके अंदर देखिए चार्जिंग का सिस्टम नहीं है बाहर से। इसकी जो चार्जिंग होगी बैटरी की, वो या तो आईसी इंजन की पावर से होगी अल्टरनेटर के थ्रू, या इस रिजनरेटिव ब्रेकिंग से। ठीक है ना, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल आपको चार्ज नहीं मिलेगा, चार्ज करने का कोई सोर्स नहीं मिलेगा। अब देखिए यह प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर मैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्लग इन कर दूँ, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स अलाउ कर दूँ, तो वो हो जाएगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए इसमें भी दोनों चीज़ें रहेंगी, है हाइब्रिड ये भी। दे है बोथ आईसी इंजन एंड ए मोटर। इट कैन ऑल्सो भी पावर्ड बाई ए रिचार्जेबल बैटरी पैक। इसे पावर आपकी बैटरी पैक से भी मिलेगी, रिचार्ज एबल, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो। द चार्जिंग ऑफ बैटरी इज डन थ्रू बोथ रिजनरेटिव ब्रेकिंग एंड एक्सटर्नल सोर्स। इसमें एक्सटर्नल सोर्स से भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इफ HEV अलाउ एक्सटर्नल चार्जिंग ऑफ बैटरी देन इट इज कॉल्ड प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। अगर आपका HEV जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बाहर से बैटरी को चार्ज करना अलाउ करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाएगा। देखिए बिल्कुल सेम है जैसा मैंने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का बताया था, बस बैटरी को चार्ज करने के लिए आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होगा जिसमें हम सेल का यूज करेंगे। सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी फील होती है आपकी केमिकल के फॉर्म में, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए FCEV आर आल्सो नोन एज जीरो एमिशन व्हीकल। जो आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इसे हम जीरो एमिशन व्हीकल भी कहते हैं। इट इज पावर्ड बाई एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्यूल सेल ऑन द प्लेस ऑफ बैटरी। इसमें जो आपको पावर मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो फ्यूल सेल से मिलेगी, न कि बैटरी से। द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होगी वो डायरेक्टली आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डायरेक्टली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल सेल्स में कोई बैटरी नहीं होती, ये फ्यूल सेल लगे हुए होते हैं, बस ये फ्यूल सेल लगे हुए हैं। इसी फ्यूल सेल से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बैटरी इसने दिखाई भी है, इसने एक बैटरी दिखाई है, इसने कहा कि इससे ड्राइव हो रही है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग है। फ्यूल सेल क्या कर रहा है, फ्यूल सेल बैटरी को एनर्जी दे रहा है और बैटरी आपकी मोटर को दे रही है। ठीक है नहीं, ये यहाँ पर इस तरह से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सीधी ही फ्यूल सेल से एनर्जी मिले, बैटरी का यूज ना हो, तो बैटरी का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बैटरी को एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी फ्यूल सेल से। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कंपोनेंट की, कि आईसी इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आईसी इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं। एक ही आपका बैटरी पैक है, बैटरी पैक के बाद ये पावर कन्वर्टर है जो पावर को कन्वर्ट करेगा। ये ऑन बोर्ड चार्जर है जो बैटरी को चार्ज करेगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ये जनरेटर लगा हुआ है, मोटर ड्राइव लगी हुई है। मोटर ड्राइव क्या कर रही है, ट्रांसमिशन को पावर ट्रांसफर कर रही है, वो ट्रांसमिशन के थ्रू आपकी पावर व्हील में ट्रांसफर हो रही है। तो एक एक करके देखिए इनके बारे में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। आप देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह का जो आपका अगर जो टॉप व्यू देखेंगे आप, टॉप व्यू आपका कार का इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है ना, ये नीचे यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है, ये मोटर है, या पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये ऑन बोर्ड चार्जर है, ये चार्जर पोर्ट है इधर से। ठीक है ना, तो सारी की सारी आप इस तरह से सिस्टम, एक एक सिस्टम के बारे में, एक कंपोनेंट के बारे में देखिए बताता हूँ। पहला आता है चार्जिंग पोर्ट कंपोनेंट में। चार्जिंग पोर्ट क्या होगा, जिस पोर्ट के थ्रू हम बैटरी को चार्ज करेंगे, जैसे आपके मोबाइल में पोर्ट रहता है जहाँ पर आप जो है लीड लगाकर मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसे कहते हैं चार्जिंग पोर्ट। तो देखिए द बैटरी पैक डेट प्रोवाइड पावर टू द इलेक्ट्रिक मोटर डिस्चार्ज आफ्टर ड्राइविंग रेंज देन नीड रिचार्ज टू द फंक्शन। जब आपकी बैटरी पैक जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसे दोबारा से चार्ज करने के लिए हमें जिस पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है चार्जिंग पोर्ट।
द चार्जिंग पोर्ट इज द पॉइंट दैट परमिट द व्हीकल टू कनेक्ट विद एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई थ्रू ए चार्जर टू चार्जर द बैटरी। यानी चार्जिंग पोर्ट वो पॉइंट है जो आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई को बैटरी पैक में चार्ज करने के लिए अलाउ करता है। द चार्जिंग पोर्ट इज समटाइम पोजिशन इन द व्हीकल फ्रंट और बैक। ये आपका चार्जिंग पोर्ट जो है ये गाड़ी के आगे या पीछे किसी भी साइड में लगा हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका चार्जर। अब देखिए चार्जर क्या होता है। चार्जर क्या होगा आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द चार्जर इज टू टेक एसी सप्लाई फ्रॉम द पावर सोर्स एंड कन्वर्ट इट टू द डीसी पावर फॉर चार्जिंग द बैटरी। ये क्या करता है आपका पावर सोर्स क्या करता है, देखिए चार्जर क्या करता है, चार्जर के अंदर एसी सप्लाई भेजेंगे और वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको डीसी सप्लाई स्टोर करनी होती है। इट ऑल्सो मॉनिटर द वेरियस बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ चार्ज एट द टाइम ऑफ चार्ज। और साथ ही साथ आपकी जो बैटरी की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी जैसे वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, स्टेट ऑफ चार्ज, टाइम ऑफ चार्जिंग, उन सबको भी ये टाइम पर बताता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी देखिए इसमें दो बैटरी होंगी, दो तरह की बैटरी होगी, ऑक्सिलरी बैटरी, एक ट्रैक्शन बैटरी। ट्रैक्शन बैटरी केवल मोटर को ऑपरेट करेगी और जो गाड़ी की और ऐसी सीरीज होंगी उन ऐसी सीरीज को यूज करने के लिए हम ऑक्सिलरी बैटरी का यूज करेंगे। जैसे जो आपकी बाइक में या कार में हम बैटरी यूज करते हैं वो ऑक्सिलरी बैटरी यूज करते हैं। ऑक्सिलरी बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक कार एसेसरीज। ये एसेसरीज को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इन द इवेंट दैट द प्राइमरी बैटरी फेल्स द ऑक्सिलरी बैटरी विल कंटिन्यू टू ड्राइव द व्हीकल। और अगर किसी वजह से आपकी ट्रैक्शन बैटरी फेल हो जाए तो उस केस में आप थोड़ी बहुत रेंज के लिए ऑक्सिलरी बैटरी का यूज कर सकते हैं। ट्रैक्शन बैटरी पैक देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इज द अनदर नेम ऑफ द ट्रैक्शन बैटरी पैक। इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी भी कहते हैं या ट्रैक्शन बैटरी पैक कह सकते हैं। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर। ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मोटर होगा उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा। और द बैटरी सर्व एज ए पावर स्टोरेज सिस्टम। जो बैटरी होगी आपकी वो क्या करेगी, सर्व एज ए पावर स्टोरेज सिस्टम। वो कैसे सर्व करेगी, पावर स्टोरेज सिस्टम की तरह सर्व करेगी। वो अपने अंदर पावर को स्टोर कर लेगी और इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। और जो ये एनर्जी को स्टोर करेगी वो किस फॉर्म में करेगी, वो करेगी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करेगी, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में स्टोर करेगी। अब बात करते हैं देखिए आपका नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर देखिए क्या होता है, आपका जो इंजन होगा वो आपका जो मोटर उसमें लगी हुई होगी, इंजन तो उसमें नहीं होगा, मोटर लगी हुई होगी। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी आपकी वो 96 वोल्ट से 192 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है नहीं। तो आपकी जो बैटरी लगी हुई होंगी, 4 बैटरी लगी हुई होंगी आपकी गाड़ी में, तो एक बैटरी से 12 वोल्ट मिलेगी। तो चारों को अगर सीरीज में भी मैं जोड़ दूंगा तो 48 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो उन 48 वोल्ट को 96 वोल्ट में 192 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिसका यूज़ करना पड़ता है वो होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। देखिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द डीसी फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर लेवल। ये डीसी को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक पहुंचाता है। ये आपकी वोल्टेज को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। देखिए द डीसी टू डीसी कन्वर्टर ट्रांसफर द आउटपुट पावर फ्रॉम द बैटरी टू द डिजायर्ड लेवल। अब बैटरी से आपको जिस लेवल की एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा। फॉर रनिंग एसेसरीज इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जो आपकी रनिंग एसेसरीज होगी, जो आपकी रनिंग एसेसरीज है उसके लिए ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और अगर जो मोटर है आपकी उस मोटर के लिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। दोनों काम एक साथ करेगा आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। नेक्स्ट आता है जी आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन देखिए ट्रांसमिशन में गियर वगैरह लगे हुए होते हैं जो मोटर से व्हील में पावर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इट ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर टू द व्हील थ्रू ए गियर बॉक्स। ये क्या करता है, ये गियर बॉक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर से एनर्जी को व्हील में ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव द बेनिफिट इज नॉट रिक्वायरिंग मल्टी स्पीड गियर बॉक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मल्टी स्पीड गियर बॉक्स नहीं होते, इसमें आपका गियर का झंझट होता ही नहीं, बस आपको रेस देनी है, ठीक है नहीं। तो टू मिनिमाइज पावर लॉस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी शुड बी गुड। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी गुड रहती है क्योंकि जो गियर चेंज करने में एनर्जी लॉस हो जाती है वो बच जाती है। अब आता है नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक मोटर तो देखिए सबसे बेस है, सबसे बेस आपका जो है इलेक्ट्रिक मोटर ही रहता है। इसमें देखिए क्या होगा आपका द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द इलेक्ट्रिक मोटर। जो आपका इसेंशियल कंपोनेंट रहेगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो क्या रहेगा, वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही रहेगा।
इलेक्ट्रिक मोटर से आपका जो है, इलेक्ट्रिक मोटर से ही आपकी गाड़ी दौड़ेगी, इसी से ही वो चलेगी। तो इसमें जो रहेगा आपका, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह से बैकबोन का काम करेगा। द व्हील आर रोटेटेड बाय दिस एनर्जी। आपका जो व्हील होगा वो किससे रोटेट होगा, वो आपका मोटर से ही रोटेट होगा, ठीक है ना। तो द मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मोटर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द रोटेटिंग व्हील while braking, regenerative braking and the transferring that energy back to the traction battery पे। और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने पर आपकी जो शाफ्ट है वो तो रोटेट करती रहेगी, लेकिन उस रोटेशन का जो वो आपके साथ रोटेट कर रही है उस एनर्जी को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी में दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोटर, डीसी एंड एसी मोटर। आपकी जो मोटर्स होती हैं वो डीसी मोटर भी हो सकती है या वो फिर वो एसी मोटर होगी। डीसी मोटर रन ऑन 96 to 192 वोल्ट एंड एसी मोटर रन 240 वोल्ट टू 300 वोल्ट। अगर आप डीसी मोटर यूज कर रहे हैं तो जो डीसी मोटर होगी वो 96 वोल्ट से 192 वोल्ट तक चलेगी, और जो एसी मोटर होगी आपकी वो 240 वोल्ट से 300 वोल्ट तक चलेगी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बाद जो कंपोनेंट आपका आता है वो आता है जी थर्मल सिस्टम। क्या आता है, थर्मल सिस्टम। देखिए थर्मल सिस्टम क्या होता है, आपको सिर्फ कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी है, मोटर है, वो सब जब हम ये लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे तो वो हीट हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनका। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उन्हें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम थर्मल सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए थर्मल सिस्टम मेंटेन ए प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ द इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी पैक एंड अदर कंपोनेंट। आपका जो थर्मल सिस्टम होगा वो मेंटेन करेगा किसे, पावर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करेगा। आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरी पैक है, उन सभी कंपोनेंट को क्या करेगा, उनके टेम्परेचर की रेंज को कंट्रोल करके रखेगा, उन्हें ठंडक प्रोवाइड कराएगा, कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। दिस सिस्टम हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग। थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, फोर्स एयर कूलिंग का यूज़ कर सकते हैं, या लिक्विड कूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के कूलिंग सिस्टम का हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। क्या आता है जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। अब देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्या होगा आपका, दिस यूनिट मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर, टॉर्क प्रोड्यूस बाय इट। इसमें देखिए क्या होगा, दिस यूनिट मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर बाय द बैटरी। ये यूनिट क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैनेज करेगी, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर एंड टॉर्क प्रोड्यूस बाय इट, कि आपको कितनी स्पीड रखनी है मोटर की, कितना आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है, वो सब कौन काम करेगा, वो काम करेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। मॉनिटर एंड डिस्प्ले टेम्परेचर, इनपुट एंड आउटपुट करंट, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। ये मॉनिटर और डिस्प्ले पर भी आपको ये भी दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर है, इनपुट वोल्टेज कितनी है, आउटपुट करंट कितना है, सब चीज़ें आपकी बैटरी की कितनी वोल्टेज है, सब चीज़ें आपको दिखाएगा। डिस्प्ले रेट ऑफ बैटरी पावर, बैटरी में कितनी कितनी पावर बची है, कितने आपने यूज करनी है, वो भी दिखाएगा। रिचार्ज द बैटरी यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और आपकी जो बैटरी होगी उस बैटरी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग पावर के थ्रू जो चार्ज करेगा उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है नहीं, यानी पूरा कंट्रोल इसी के अंडर में रहेगा। और सेव द व्हीकल बाय कंट्रोल द वोल्टेज एंड गिव गुड परफॉर्मेंस, और आपके व्हीकल को जो वोल्टेज होती है हाई ना हो, ज़्यादा लो ना हो, उन सबसे भी ये बचाएगा। नेक्स्ट आता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल देखिए क्या होता है। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल आपका वो मॉड्यूल होगा जिसके थ्रू आपकी जो आपकी क्या कहते हैं, जितनी भी उसमें एसेसरीज लगी हुई होती हैं, उन सब एसेसरीज को जो कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज इन द व्हीकल बॉडी। आपकी व्हीकल बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज लगी हुई होगी, उन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, उन्हें मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, वो होगा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। वो कौन होगा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं आपका इट कंट्रोल द पावर विंडो, पावर मिरर, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल लुकिंग, म्यूजिक सिस्टम एक्सेट्रा। ये आपकी पावर विंडो को, आपकी जो है पावर मिरर, एयर कंडीशनिंग, उन सबको ये कंट्रोल करेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए इसके बाद
रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैंने आपको बताया है अभी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है। इट इज़ एन एनर्जी रिकवरी मैकेनिज्म, एक एनर्जी रिकवरी मैकेनिज्म है। ये जब काम आता है जब आप किसी एनर्जी को यूज ब्रेकिंग एनर्जी का यूज करते हैं, जो आपकी ब्रेक के थ्रू हम एनर्जी लगाते हैं, उस एनर्जी का जब हम यूज करते हैं तो उस एनर्जी के थ्रू हम बैटरी में उसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है नहीं। और जब बैटरी में आपकी वो एनर्जी स्टोर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए, व्हेन वी अप्लाइड ब्रेक देन इट कन्वर्ट मोमेंटम व्हीकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड स्टोर दिस एनर्जी टू द बैटरी। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से आपका जो मोमेंटम है वो आपका व्हीकल को तो रोटेट होता नहीं, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर रखे हैं, तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम बैटरी के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो होता है, इट प्ले एन इसेंशियल रोल इन अचीविंग इम्प्रूव एनर्जी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इट रिकवर अबाउट 15% ऑफ यूज एनर्जी। इसके थ्रू हम 15% एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइव सिस्टम या पावर ट्रेन। ड्राइव सिस्टम का मतलब जो आप मोटर यूज़ कर रहे हैं वो कितनी मोटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पावर आपका ड्राइव सिस्टम है, उन सब के बारे में बताएगा ये। तो देखिए, ड्राइव सिस्टम इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट दैट जनरेट एंड डिलीवर द पावर टू द व्हील एंड मेक द व्हीकल मूव। ड्राइव सिस्टम आपका क्या है, कंपोनेंट का वो सेट है जो पावर जनरेट करेगा और डिलीवर करेगा कहाँ, व्हीकल को या व्हील को डिलीवर करेगा। द मेन कंपोनेंट ऑफ पावर ट्रेन आर मोटर, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव शाफ्ट। आपका मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम और ड्राइव शाफ्ट तीनों ही ड्राइव सिस्टम के कंपोनेंट रहेंगे। और देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पावर ट्रेन। 2 तरह की पावर ट्रेन होगी आपकी। पहली होगी यूज ऑफ मल्टीपल स्मॉलर मोटर फॉर रोटेटिंग द शाफ्ट इंडिविजुअली। एक तो क्या होगा कि हम मल्टीपल स्मॉलर मोटर, छोटे छोटे मोटर यूज करने, किसे, व्हील को रोटेट करने के लिए इंडिविजुअली हम क्या करें, इंडिविजुअली हर व्हील पर एक एक छोटा छोटा मोटर लगा दें और उसके हेल्प से आप गाड़ी को चलाने लगें। या क्या करें, यूज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर कपल टू द रेयर व्हील थ्रू द डिफरेंशियल हाउसिंग। या हम एक बड़ा मोटर यूज कर लें और उस बड़े मोटर की एनर्जी को एक डिफरेंशियल हाउसिंग के थ्रू रियर व्हील पर उसे पावर को ट्रांसफर कर दें, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए जो आता है आपका, इसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो कोई सारे इतने ही कंपोनेंट थे, वो सब खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूल की इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका किस तरह से वर्किंग करता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप चाबी लगाएंगे, चाबी लगाने के बाद उसमें गाड़ी चलाएंगे और एक्सीलेटर दबाना शुरू कर देंगे, ठीक है नहीं। तो एक्सीलेटर से ही आपकी गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, अपॉन प्रेसिंग द पेडल द कंट्रोलर टेक्स एंड रेगुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू द इन्वर्टर। जैसे ही हम पेडल को यानी एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो आपका जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, वो टेक्स एंड रेगुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू द इन्वर्टर। वो आपके पैडल के प्रेस के हिसाब से कि आपने पैडल पर कितना प्रेशर अप्लाई किया है, उसके प्रेशर के हिसाब से बैटरी से पावर लेनी स्टार्ट करेगा और उस पावर को मोटर में भेजना शुरू कर देगा, ठीक है नहीं। द इन्वर्टर सेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मोटर, इट इज डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द प्रेशर ऑन द पैडल। जो इन्वर्टर होगा आपका, इन्वर्टर सेंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मोटर। आपका इन्वर्टर आपकी अमाउंट को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अमाउंट होगी, उसे मोटर में भेजेगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने प्रेशर से पैडल को या एक्सीलेटर को प्रेस किया, ठीक है नहीं। उसके बाद द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होगा, देखिए, द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन एंड रोटेट द मैकेनिज्म यूनिट। तो इलेक्ट्रिक मोटर होगा आपका, वो क्या करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो होगा वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।
और जो आपका व्हील होगा उसे वो रोटेट करना शुरू करेगा। द व्हील देन टर्न एंड द व्हीकल मूव। आपके व्हील जैसे ही टर्न करना शुरू करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका जो है आपका व्हीकल मूव करना शुरू कर देगा। और व्हेन अप्लाइड ब्रेक, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे द मोटर बिकम्स एन अल्टरनेटर एंड प्रोड्यूस पावर विच इज सेंड बैक टू द बैटरी। और जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे ऐसे ही रिजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आपकी जो एनर्जी होगी वो बैटरी के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है नहीं। अब देखिए एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। सेव योर मनी एज यू वुड नॉट नीड टू बाई पेट्रोल गैस इन द फ्यूचर, दे आर चीपर टू रन। सबसे पहले तो आपकी मनी को बचाएगा, मनी को सेव करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ना तो पेट्रोल खरीदना ना गैस खरीदनी, और इसे चलाना आसान है, इसकी रनिंग कॉस्ट आपकी कम रहेगी। यू कैन चार्ज योर व्हीकल यूजिंग ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सॉकेट। आप घर में भी आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हैं। दे आर 100% सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली, दस यू विल बी कंट्रीब्यूट टूवर्ड सेविंग द एनवायरमेंट। इसमें क्या होगा, ये 100% सस्टेनेबल होगा और इको फ्रेंडली होगा, इससे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। यू विल बी कंट्रीब्यूट टूवर्ड सेविंग द एनवायरमेंट, आप इन्वायरमेंट को सेव करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल डू नॉट नीड रेगुलर मेंटेनेंस, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। और इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव रिड्यूज नॉइस पोल्यूशन एज दियर बैटरी आर मच क्यूटर। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा आपका वो क्या करेगा, हैव रिड्यूज नॉइस पोल्यूशन, वो नॉइस पोल्यूशन को कम करेगा। एज दियर बैटरी आर मच क्यूटर, क्योंकि जो बैटरी होती है वो आपकी कम आवाज़ करती है। नेक्स्ट है दे आर मच ईजी टू ड्राइव, देयर इज नो नीड टू चेंज द क्लच और गियर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना तो क्लच होता ना गियर होता, तो इसे ड्राइव करना आसान रहता है। ठीक है। रिड्यूज हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम रहेगा तो ये हेल्थ पर भी आपका कम इफेक्ट डालेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल आर लेसर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल। जो रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स जो आप गाड़ी पर आपका लगता है वो इसमें जो आपकी जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है उससे कम लगेगा। और मोर केबिन स्पेस एंड मोर स्टोरेज फैसिलिटी, आपका जो केबिन का जो स्पेस होगा, जो फैसिलिटी होगी वो आपके इसमें आपको ज़्यादा स्पेस नजर आएगा। और यू डू नॉट नीड टू फेस फ्यूल प्राइस हाइक, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उससे आपको मतलब ही नहीं रहेगा। और सब्सिडी बेनिफिट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं तो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी भी मिलती है। डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। एक तो हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चार्जिंग स्टेशन की लिमिटेशन है। ठीक है नहीं, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं इस तरह से नहीं है। रिचार्जिंग टेक्स टाइम, बैटरी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। लिमिटेड ऑप्शन ऑफ व्हीकल मॉडल, आपके जो व्हीकल के मॉडल हैं वो लिमिटेड है इलेक्ट्रिक में। लेस स्पीड एंड लेस ड्राइविंग रेंज, आप एक लिमिटेशन स्पीड पर ही गाड़ी को चला सकते हैं। और आपकी जो ड्राइविंग रेंज होगी वो भी एक लिमिटेड होगी कि भी 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी, उससे ज़्यादा आप उस बैटरी बैकअप से नहीं चला सकते। और लो प्राइस ऑन रीसेलिंग, अगर आप चाहें कि भाई आप अपनी बैटरी को, अपनी गाड़ी को बेचना चाहें, रीसेल करना चाहें, तो आपको रीसेलिंग वैल्यू ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है आपका बैटरी डिग्रेडेशन। बैटरी डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम आपकी बैटरी जो है वो ख़राब होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप बैटरी का यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे बैटरी आपकी ख़राब होती चली जाएगी। अब बात करते हैं बैटरी क्या है और उसके टाइप्स क्या है। बैटरी क्या है और उसके टाइप्स क्या है, तो पहले तो बात करेंगे बैटरी की। देखिए, टू और मोर इलेक्ट्रिक cell connected in series, a device that supply electric energy and power to the electric motor। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा बैटरी का यूज़ करते हैं, उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, उनकी वोल्टेज हाई हो जाती है। तो देखिए, बैटरी इज ए यूनिट विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी वो यूनिट है जो मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें देखिए दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक प्लस एक माइनस। जो उस प्लस माइनस की वजह से उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट इज एन असेंबली ऑफ सेल इन सीरीज विद द पॉजिटिव टर्मिनल टू द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर एंड सो ऑन। बैटरी में क्या करते हैं, हम जब सीरीज में जोड़ते हैं तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है। तो बैटरी इज रेफर्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस सिंस इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा,
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है ना। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक सेल इज एन असेंबली ऑफ टू प्लेट। जो बैटरी सेल होते हैं, जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो बैटरी सेल होते हैं, आपने देखा होगा आपकी बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल लगे हुए होते हैं। वो सेल कैसे काम करता है, देखिए एन इलेक्ट्रिक सेल इज एन असेंबली ऑफ टू प्लेट्स, जिन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसके अंदर दो प्लेट लगी हुई होंगी जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। ऑफ डिफरेंट मटेरियल इमर्ज इन ए केमिकल सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और वो दोनों के दोनों जो आपकी वो मटेरियल रहेंगे, उन मटेरियल की रोड जो होंगी जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल सॉल्यूशन में डूबे हुए होंगे। ठीक है ना। आपने देखा होगा हम तेजाब या पानी वगैरह डालते हैं बैटरी में, वो आपका केमिकल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। और यूजुअली द प्लेट आर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यूजुअली जो प्लेट है आपकी वो कॉपर और जिंक की यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। द कॉपर प्लेट इज नोन एज पॉजिटिव प्लेट एंड द जिंक प्लेट इज द नेगेटिव प्लेट। जो आपकी कॉपर की जो रोड होगी, कॉपर की जो प्लेट होगी, उसे मैं पॉजिटिव प्लेट या एनोड कहूँगा, और जो आपका जिंक होगा, जिंक को मैं नेगेटिव प्लेट या कैथोड कहूँगा। ठीक है ना। तो व्हेन दीज प्लेट आर कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल लोड देयर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्लेट एंड डाइल्यूट एसिड। जब आपकी बैटरी चार्ज है और चार्ज बैटरी के बाद मैं उस पर एक कोई लोड कनेक्ट कर देता हूँ, तो लोड जैसे ही कनेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो शुरू हो जाएगी प्लेट और डाइल्यूट एसिड के बीच में, और केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपकी केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉपर की रोड है, ये जो जिंक की रोड है, और इसमें जो हमने सॉल्यूशन भरा है वो है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है नहीं। अभी डाइल्यूट H2SO4 जो सॉल्यूशन भरा है, जैसे ही मैं इसे लोड से कनेक्ट करूँगा तो लोड से कनेक्ट करने में इन दोनों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और इसके अंदर यहाँ पर देखिए करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है नहीं। केमिकल जब रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन से आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। अब देखिए बैटरी का जो सेल है, देखिए इसी में दिस रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो थ्रू द पॉजिटिव कॉपर प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जिंक प्लेट थ्रू द लोड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे ही लोड कनेक्ट होगा तो जो आपका जो करंट फ्लो होगा, वो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ड्राई सेल भी आता है, एक आपका ड्राई सेल भी आता है। ड्राई सेल आपके वो होते हैं जैसे आप जो रेडियो में यूज करते हैं या आप घड़ी में यूज करते हैं, उन सबको आप ड्राई सेल कहते हैं। उन सबको क्या कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं। ठीक है नहीं। तो देखिए इन द ड्राई सेल वी यूज कार्बन रोड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। इसमें जो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, जो हम कॉपर प्लेट को यूज कर रहे थे, उसमें हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, उसकी जगह हम कार्बन की रोड यूज करेंगे। ठीक है नहीं। एंड जिंक केसिंग एज द नेगेटिव एलिमेंट, और जिंक की जो केसिंग होगी वो आपका नेगेटिव एलिमेंट का काम करेगी। द इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ साल एम्यूनिक पेस्ट, और जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वो साल एम्यूनिक का पेस्ट होगा। ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिचार्ज एंड आर नोन एज प्राइमरी सेल। ये जो सेल होते हैं आपके, आप इन्हें चार्ज नहीं कर सकते, और जिन सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते उन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप ड्राई सेल देख सकते हैं, ये आपकी कार्बन की रोड है, ये बीचों बीच जो लगी हुई है, ये बीच में जो व्हाइट कलर का आपको नज़र आ रही है साल एम्यूनिक का पेस्ट है, और जो नीले कलर की जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये जिंक की प्लेट है। जिंक की प्लेट है जो निगेटिव टर्मिनल का काम करेगी। ठीक है ना। इस तरह से आपका सेल बना हुआ होता है। और देखिए सेल और बैटरी डेट कैन बी रिचार्ज आर नोन एज सेकेंडरी सेल। जिन बैटरियों को, जिन सेल को आप चार्ज कर सकते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी सेकेंडरी बैटरी कहलाएगी। ठीक है नहीं। और जिन सेल को चार्ज नहीं कर सकते वो आपकी प्राइमरी बैटरी कहलाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी की, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम कौन कौन सी बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैटरी में आप देखिए, द टाइप ऑफ बैटरी फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द व्हीकल एंड मैन्युफैक्चर। आपको किस तरह की बैटरी यूज करनी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके व्हीकल के टाइप पर या मैन्युफैक्चर पर। ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रिकल साइकिल एंड लो रेंज मोपेड हैव सिंपल बैटरी यूनिट। जो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, ई रिक्शा होती है, उनमें हम सिंपल बैटरी यूनिट यूज करते हैं। जो आप इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं वही बैटरी उसमें भी चल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पीड कम रहती है, वो ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ती। ज़्यादा स्पीड से दौड़ाएंगे तो वो आपकी हीट करने लगेगी। In electric car there are large variety of batteries and the most common type of battery are for electric vehicle are। जो आपका इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें जो मोस्ट हम यूज करते हैं बैटरी कौन कौन सी यूज करते हैं, देखिए लेड एसिड बैटरी, निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी।
4 तरह की बैटरी आपकी यूज होती हैं। पहली बैटरी की बात करेंगे, देखिए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी वही होती है जो आप घर में यूज करते हैं इन्वर्टर पर। तो देखिए लेड एसिड बैटरी आर द ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी, ये ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। दीज वर द मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन बिफोर लिथियम आयन बैटरी गोट डिस्कवर्ड, जब तक लिथियम आयन बैटरी नहीं आई थी उससे पहले हम मोस्टली इसे यूज करते आते हैं। दे आर मच चीपर टू मैन्युफैक्चर बट आर यूजली हैवी एंड हैव ए फास्टर डिस्चार्ज रेट, ये बहुत सस्ती है, इसे मैन्युफैक्चर करना बहुत सस्ता है, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और उसका डिस्चार्ज रेट भी ज़्यादा रहता है, ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। द लेड एसिड बैटरी ओनली यूज इन लो स्पीड एंड लो रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल बट इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग बोथ इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू प्रोड्यूस एंड रिसाइकिल। लेड एसिड बैटरी को वहाँ यूज कर सकते हैं जो लो स्पीड और लो रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जैसे ई रिक्शा है आपकी, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सस्ती है और इसमें इसे बनाना बड़ा आसान है। सेकंड आता है निकिल कैडमियम बैटरी। देखिए निकिल कैडमियम बैटरी आपकी क्या होगी, द एडवांटेज ऑफ निकिल कैडमियम बैटरी इंक्लूड हाई डिस्चार्ज करंट एंड वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज। निकिल कैडमियम बैटरी जो होगी उसका डिस्चार्ज जो होगा, करंट जो होगा वो आपको हाई मिलेगा, हाई डिस्चार्ज करंट मिलेगा, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है, टेम्परेचर की जो रेंज है वो भी ज़्यादा रहेगी। आप किसी भी टेम्परेचर तक, किसी भी टेम्परेचर रेंज तक इसे यूज कर सकते हैं। अगर ये हीट भी होगी तब भी परफॉर्मेंस इसके डाउन नहीं होगी। निकिल कैडमियम बैटरी आर ए पॉपुलर चॉइस फॉर बैकअप पावर एप्लीकेशन ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड हाई एनर्जी डेंसिटी। निकिल कैडमियम बैटरी को हम जो यूज करते हैं, निकिल कैडमियम बैटरी को जब यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, बैकअप पावर के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके जो यूपीएस बने हुए होते हैं, बैटरी जो यूपीएस में जो बैटरी लगी रहती है कंप्यूटर के, वो निकिल कैडमियम बैटरी लगी हुई होती है। दे हैव ए हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट, दे हैव ए हायर सेल्फ डिस्चार्ज रेट, इसका जो डिस्चार्ज रेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। दे आर मोर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज दे कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट हम यूज करते हैं तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए भी क्या रहती है, हार्मफुल रहती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका, वो आता है निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी। निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी देखिए क्या होगी, निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी आर वन और मोस्ट वाइडली यूज बैटरी इन द एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। निकिल मेटल हाइब्रिड जो बैटरी होती है इसका सबसे ज़्यादा यूज हम करते थे किसमें, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसी बैटरी का यूज करते हैं, जिसमें आईसी इंजन और मोटर दोनों लगी होती हैं, उसमें निकिल मेटल हाइब्रिड का यूज होता है। दीज हैव लॉन्गर लाइफ साइकिल एंड आर इजी देन लेड एसिड बैटरी। जो आपका जो इसकी एक तो लॉन्गर लाइफ मिलेगी आपको, इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, और ये सेफर देन जो लेड एसिड बैटरी है उससे ज़्यादा सेफ है ये। दे ऑल्सो ऑफर ग्रेटर टॉलरेंस टू अनफेवरेबल कंडीशन, ये हर कंडीशन में काम कर सकती है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाउएवर द मेजर चैलेंज विद निकिल मेटल हाइब्रिड बैटरी आर दियर हाई सेल्फ डिस्चार्ज रेट एंड हीट जनरेशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और उसका डिस्चार्ज रेट भी, सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी ज़्यादा होगा, ये रखी भी ऑटोमेटिक अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी। ऑल्सो दे आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, और इसे जो है प्रोड्यूस करना भी आपका क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, थोड़ा महंगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। यही है फ्यूचर आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही फ्यूचर है, इसी से ही बैटरी आपकी बनती है जो बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इट ऑफर्स हाई एनर्जी इफिशिएंसी, देखिए हाई एनर्जी इफिशिएंसी होगी इसकी, गुड हाई परफॉर्मेंस, हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस वुड नॉट ड्रॉप इवन इफ बैटरी गोज टू हॉट। आपकी बैटरी कितनी भी हीट हो जाए इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। हाई रिसाइकिल एबिलिटी, आपकी जो रिसाइकिल की एबिलिटी है वो हाई रहेगी। और ग्रेट पावर टू वेट रेशियो, ग्रेट पावर टू वेट रेशियो का मतलब होता है कि ये कम वेट में भी ज़्यादा पावर आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, लो डिस्चार्ज सेल्फ डिस्चार्ज लेवल, वेरी गुड एट होल्डिंग चार्जर इवन इट केप्ट आइडियल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर से 5-10 दिन के लिए यूज भी नहीं करेंगे तब भी ये आपकी डिस्चार्ज नहीं होगी, यानी इसको जो सेल्फ डिस्चार्ज लेवल है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो कुछ टर्म्स आती हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द बैटरी जो बैटरी से जुड़ी हुई है। जैसे क्या आता है बैटरी कैपेसिटी की, बैटरी कैपेसिटी क्या है, तो देखिए द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट द बैटरी कैन स्टोर एंड डिलीवर एट इट्स रेटेड वोल्टेज। आपकी बैटरी की वो कैपेसिटी जो आपकी एक डिस्चार्ज बैटरी अपने अंदर क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, वो कहलाएगी बैटरी की कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी और सेल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कैन डिलीवर इन ए सिंगल डिस्चार्ज।
जब आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो तब वो जितनी एनर्जी स्टोर कर लेगी और जितनी एनर्जी हमें देगी वो उसकी बैटरी कैपेसिटी कहलाएगी। और कैपेसिटी इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बैटरी। इसे एनर्जी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोवाट हावर। क्या होगी? किलोवाट हावर। अब बात करते हैं सेकंड, इसकी आती है बैटरी इफिशियंसी। बैटरी इफिशियंसी देखिए क्या होगी आपकी, द एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ ए बैटरी टू द इनपुट रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, करंट रेट एंड फाइनल वोल्टेज। यानी आपकी जो बैटरी है आपने उसे चार्ज करने में कितनी एनर्जी दी वो तो आपका इनपुट हो गया, और कितनी एनर्जी आपको उससे मिली वो आपको आउटपुट हो गया। तो आउटपुट और इनपुट दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपको बैटरी इफिशिएंसी कहलाएगा। तो देखिए बैटरी इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा, वाट हावर आउटपुट ऑन डिस्चार्ज अपॉन वाट हावर इनपुट ऑन डिस्चार्ज। जब आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई तो कितने आपको वाट हावर एनर्जी मिली, और जब आपने उसे चार्ज किया तब आपको उसे कितनी वाट हावर एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है जी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ देखिए क्या होगी आपकी, द लाइफ ऑफ ए बैटरी डिनोट इट्स स्टेट और कंडीशन व्हेन इट कैन नो लॉन्गर होल्ड ए प्रॉपर चार्ज। जब आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होती, जब आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होती, वो चार्ज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो बैटरी है, आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है नहीं, बाद में चार्जिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। द बैटरी लाइफ इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चर जनरली 5 to 10 ईयर और ए डिस्टेंस बीइंग बेस्ड रनिंग लाइफ। आपकी जो बैटरी की जो लाइफ रहती है वो 5 से 10 साल के बीच में रहती है, वो या डिस्टेंस बेस्ड रनिंग लाइफ रहती है कि वो इतनी डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है ना। जब लास्ट टाइम होता है बैटरी का तो उस समय आपकी जो आप उसे एनर्जी देते हैं चार्ज करने के लिए वो देखिए कहाँ चली जाती है। इन लास्ट टाइम ऑफ बैटरी द एक्सीड एनर्जी इज टर्न इनटू हीट विच देन कॉज द इलेक्ट्रोलाइट टू बॉयल एंड इवेपोरेट। लास्ट टाइम में आपकी एनर्जी सारी की सारी जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसे बॉईल करने में चली जाती है, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपका बॉईल होकर इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तभी आपकी जब लास्ट टाइम में बैटरी जो होती है तब वो उसमें पानी बार बार डालना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी उसे बॉईल करती रहती है और पानी आपका क्या करता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। अब आता है बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग देखिए क्या होगी आपकी, द प्रोसीज इन विच ए बैटरी डिस्चार्ज इज रिप्लेस बाई ए चार्जर बैटरी। आप जो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आपकी जो बैटरी को चेंज कर रहे हैं, सॉरी, आपकी मान ली बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आपको दूसरी बैटरी लगानी है, तो दूसरी बैटरी लगाने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, बैटरी स्वैपिंग प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा बैटरी एनर्जी डेंसिटी। बैटरी एनर्जी डेंसिटी देखिए क्या होगा, इट इज मेजर ऑफ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरी पर यूनिट वेट ऑफ द बैटरी। आप जो पर यूनिट वेट यानी एक यूनिट वेट में, बैटरी के एक यूनिट वेट में जितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वो उसकी कहलाएगी बैटरी एनर्जी डेंसिटी, और उसकी यूनिट होगी वाट पर किलोग्राम, वाट आवर पर किलोग्राम। चार्जिंग टाइम देखिए क्या होगा, 0% से 100% चार्ज करने में बैटरी को जितना टाइम लगेगा वो चार्जिंग टाइम कहलाएगा। और ड्राइविंग रेंज क्या होगी, आप बैटरी को फुल्ली चार्ज करके उसे कितनी रेंज तक ले जा सकते हैं, कितने किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ा सकते हैं, वो उसकी ड्राइविंग रेंज कहलाएगी। लास्ट टॉपिक आता है जी आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए क्या है आपका, हाइब्रिड कार मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलेंगे। ठीक है नहीं, जो मेन डिफरेंस है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार में वो क्या है, हाइब्रिड के अंदर आईसी इंजन इलेक्ट्रिक मोटर आपके दोनों रहेंगे। ये आप थोड़ी सी स्प्रिंग चेंज कर लीजिएगा इसकी, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसमें जो पावर होगी वो इलेक्ट्रिक मोटर और आईसी इंजन दोनों के थ्रू भेजी जाएगी। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ओनली सिंगल सोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा वो केवल सिंगल सोर्स रखेगा, उसमें जो एनर्जी जाएगी वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू जाएगी। और इन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चार्जिंग उसके अंदर ऑटोमेटिक आईसी इंजन की पावर से होती रहेगी। और देयर आर रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पावर ट्रेन। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या हुआ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर का भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका फ्यूल कंजप्शन इसके अंदर थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कितने तरह के आपके टाइप होते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो देखिए सबसे पहला आता है सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड में हम देखिए क्या करते हैं, सीरीज हाइब्रिड में देखिए इन सीरीज हाइब्रिड द आईसी इंजन पावर द इलेक्ट्रिक जनरेटर वाइल ड्राइव द इलेक्ट्रिक मोटर एंड चार्ज द बैटरी। इन दिस सेटअप द इंजन डज नॉट डायरेक्टली पावर द व्हील। सीरीज हाइब्रिड में आपका जो आईसी इंजन होगा वो आपके व्हीकल को रोटेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो केवल आपकी बैटरी को चार्ज करने के काम आएगा। ठीक है नहीं, वो बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी आपकी जो है वो एनर्जी देगी मोटर को।
ठीक है। तो सीरीज हाइब्रिड इज कॉल्ड रेंज एक्सटेंडर सिंस द एनर्जी इंजन पावर द इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी पैक। इसमें जो होगा आईसी इंजन बैटरी चार्ज करेगा और फिर बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देगी, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। दियर इज ए कंप्यूटर डेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मोटिव पावर डेट डेवलप फ्रॉम द बैटरी और इंजन जनरेटर। इसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ होगा जो कंट्रोल करेगा कि कितनी पावर आपको बैटरी की कितनी पावर आपको किसमें देनी है, बैटरी की कितनी पावर आपको मोटर में पहुंचानी है। और बैटरी पार्शियली चार्ज बाय रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, बैटरी आपके आईसी इंजन से भी चार्ज होगी और रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी पार्शियली चार्ज होती रहेगी। द सीरीज अरेंजमेंट यूजुअली एम्प्लॉय बिगर साइज बैटरी पैक एंड लार्ज मोटर विद ए स्मॉल आईसी इंजन। इसके अंदर बैटरी पैक बड़ा रहेगा, मोटर भी बड़ी रहेगी, लेकिन आईसी इंजन छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि आईसी इंजन से केवल आपको क्या करना है, अल्टरनेटर बनाना है, बिजली बनानी है, उस बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी गियर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें किसी भी तरह के मल्टी गियर ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देयर आर रिडक्शन इन ओवरऑल इफिशियंसी ड्यू टू 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। पहले आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहे हैं आईसी इंजन से बैटरी में, और फिर बैटरी से जो मोटर में एनर्जी जा रही है उसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बदल रहे हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट। पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट में देखिए क्या होगा, इन दिस सिस्टम बोथ द इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर वर्क पैरेलल टू ड्राइव द व्हीकल। इसमें आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही आपके गाड़ी को चलाएंगे, दोनों ही पैरेलल में दोनों पावर व्हीकल को प्रोवाइड कराएंगे। द पावर सप्लाई टू द व्हील इज फ्रॉम द इंजन मोटर और फ्रॉम द कॉम्बिनेशन और बोथ इंजन एंड मोटर। आप अपने अकॉर्डिंग जो है पावर इंजन से भी दे सकते हैं, मोटर से भी दे सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन से भी पावर दे सकते हैं। जनरली द पैरेलल हाइब्रिड हैव स्मॉल बैटरी पैक दैट रिचार्ज बाय रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जनरली क्या होता है, जो आपके हाइब्रिड व्हीकल होते हैं उनमें बैटरी पैक छोटा लगा होता है और वो रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से चार्ज हो जाती है। थर्ड इसमें टाइप आता है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट। सीरीज पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट में देखिए क्या होता है, इसमें एक सिस्टम प्लेनेटरी गियर बॉक्स लगा होता है। उस प्लेनेटरी गियर बॉक्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसे सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन द सिस्टम द मोटर एंड द जनरेटर आर द इंजन कॉम्बिनेशन इज इन अटैचमेंट टू द ट्रांसमिशन विद ए प्लेनेटरी गियर बॉक्स। ट्रांसमिशन के लिए इसमें प्लेनेटरी गियर बॉक्स लगा हुआ होगा। दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन सिंगल फ्रेम। इस अरेंजमेंट के हिसाब से आप उसे सिंगल और पैरेलल दोनों कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। द पावर टू द व्हील इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी एंड द इंजन अलोन और टुगेदर एंड द बैटरी चार्ज फ्रॉम द इंजन पावर और रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। आप दोनों में से किसी से भी पावर ले सकते हैं और बैटरी को भी आप रिजनरेटिव ब्रेकिंग से किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे टाइप्स आपके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के। अब एडवांटेज की बात करता हूँ। देखिए पहला एडवांटेज क्या है इसका, दे प्रोड्यूस लोअर कार्बन इमिशन सिंस HEVR इको फ्रेंडली। सबसे पहला यही कि आपका जो पोल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन आपका घटेगा। विद एन इलेक्ट्रिक मोटर असिस्टिंग द आईसी इंजन द फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस। आईसी इंजन के साथ हम मोटर की पावर का भी यूज कर रहे हैं तो आपका फ्यूल कंजप्शन घटेगा। HEV डिलीवर इंप्रूव फ्यूल इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी भी आपकी बढ़ेगी। दे रिक्वायर लोअर मेंटेनेंस देन इकोनॉमिकल कन्वेंशनल कार। इसका जो मेंटेनेंस होगा वो कन्वेंशनल कार से कम रहेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी लो रहेगी। इलेक्ट्रिक ओनली ड्राइव वेल मूविंग एट लो स्पीड। जब आपकी स्पीड लो होगी, मान लीजिए जाम वगैरह में गाड़ी चला रहे हैं आप, तब आप केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल बेनिफिट बिकॉज ऑफ लो रनिंग कॉस्ट। लो रनिंग कॉस्ट होने की वजह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। वी कैन यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम फॉर बैटरी चार्जिंग। और बैटरी चार्जिंग के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसकी जो कॉस्ट रहेगी, इनिशियल कॉस्ट, वो कन्वेंशनल कार से ज़्यादा रहेगी। जो रिपेयर कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगा हुआ होता है इसके अंदर, तो रिपेयर कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। इसमें जो आपका पावर होगी वो पेट्रोल जो डीजल कार है उससे कम प्रोड्यूस होगी। और HEV हैव आईसी इंजन बैटरी पैक मोटर दिस एड वेट इट अप द स्पेस। क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं तो कार का जो एक्स्ट्रा स्पेस रहता है वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। और बैटरी जो रिप्लेसमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे आपके। अब इसके की कंपोनेंट देखिए, सारे कंपोनेंट वही रहेंगे जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में रहते हैं, लेकिन एक आईसी इंजन ये बढ़ जाएगा, एक फ्यूल टैंक बढ़ जाएगा और एक एग्जॉस्ट सिस्टम बढ़ जाएगा। ये 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, वरना सब वही रहेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक, जनरेटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, DC to DC कन्वर्टर, थर्मल रेगुलेशन सिस्टम, पावर कंट्रोल, सब के सब उसके अंदर और वही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। पहली आज 2 घंटे में यूनिट खत्म हो गई आपकी। इसी से कम से कम आपको 20 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। 2 घंटे में आपके 20 नंबर तैयार हो रहे हैं।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें बच्चों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।